हाँ, तो एक तो खैर टॉपिक गया जो जो मतलब जो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं, खैर खैर बात ये कर रहे थे कि ये बायो कंट्रोल जो है ये सर हम और एक बार बोल दीजिए। हाँ, बात ये बोल रहे थे कि लक्षद्वीप का बात कर रहे थे। लक्षद्वीप में एक न्यूज़ आया हुआ है। ये न्यूज़ ये है कि ये जो है पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला ये यूटी बन रहा है। और इसका मेनली जो एडवांटेज मिलेगा दैट विल बी कोकोनट फार्मिंग। कोकोनट फार्मिंग हाल में न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर जो चूहे हैं को नुकसान पहुँचा रहे थे और उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार वहाँ पर उल्लुओं को ले आई और इससे ये बायो कंट्रोल से ये कंट्रोल हुआ है। तो ख़ैर हमको ये बात डिटेक्शन हो रहा है कि आप लोग का मेमोरी का कुछ प्रॉब्लम है। व ये मतलब ओवरऑल स्पेसिफिक किसी को कमेंट नहीं कर रहे हैं, बट ओवरऑल कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा फ़ील हो सकता है कि अरे मेरा तो मेमोरी ही खराब है। तो मेमोरी खराब है तो मतलब ये हम क्या करें? ये तो मतलब इट इज़ नेचर। तो इन रियलिटी ठीक है, थोड़ा बहुत तो फ़र्क इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, बट कंसंट्रेशन मीन्स मच। तो आप लोग रीडिंग में थोड़ा-सा कंसंट्रेशन लेवल को उसको बढ़ाइए। आप लोगों के लाइफ में हमको पता है देयर आर टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस, तो आधा घंटा 45 मिनट्स तो आप लोग बिल्कुल लग के पढ़िए। मतलब लग के मतलब कि हाफ एन आवर कुछ नहीं, पढ़िए, फिर जो करना है कीजिए थोड़ी देर क्योंकि उतना नहीं रुक सकते। फिर उसके बाद फिर अगर अगला सिटिंग हुआ 15-20 मिनट बाद तो फिर वैसे ही मतलब सोच के कि नहीं इस बीच में कुछ नहीं। तो देखिए मेरा अभी आप लोग से बात कर रहे हैं और फ़ोन बजते रहता है, तो ये दीज़ आर डिस्ट्रैक्शंस। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब आपको जो अभी न्यूज़ आ रहा है, छोटा-छोटा न्यूज़ है, हम ज़्यादा फ़ोकस नहीं करेंगे। हुआ क्या है ना कि महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि एक मेल गौर मतलब ये इंडियन बिशन है। तो इंडियन बिशन जो है ये वो कहीं स्ट्रे कर गया जंगल से बाहर और उसके बाद उसको जब एनेस्थीसिया देने का कोशिश हुआ तो वो भागा तो फिर लोकल लोगों से उसको भीड़ लगा दिए, उसको दौड़ा दिए। फाइनली उसको ट्रैंक्विलाइज़ किया गया, ट्रैंक्विलाइज़ करने के बाद उसको जब ले जाया गया तो उसका डेथ हो गया। तो ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये यूपीएससी में एक क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, टॉपिक में आता है, तो आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को डील किया जाए। अगर इस तरह से कोई एनिमल स्ट्रे कर जाता है, तो स्ट्रे कर जाता है तो आखिरकार ह्यूमन हैबिटेट में, तो एक तो है कि स्ट्रे ना करे उसके लिए क्या करेंगे? तो उनका जो एरिया है वो एरिया जो है वो उसका सैंक्टिटी को मेंटेन करेंगे कि उसको ना छेड़ा जाए और अगर स्ट्रे कर जाते हैं तो फिर ऐसा टीम होना चाहिए जो कुछ स्पेशल ड्रेसेज में वो आकर के और वो कमांड ले ले। लोगों को भी ट्रेनिंग होना चाहिए कि वो कैसे उस ओवर रिएक्ट ना करे क्योंकि खास करके जो भैंसा है, जंगली भैंसा ये अटैक नहीं करता जब तक कि इसके ऊपर में खुद ही अ, मतलब इसको थ्रेट ना हो जाए। तो हम ये देखे हैं ये इंडियन बाइसन को और इसमें लिखा हुआ है इट इज़ साई एनिमल हम देखे हैं। हम गए थे यहाँ पर उड़ीसा में कुलडीहा, कुलडीहा नेशनल पार्क। तो कुलडीहा में कार लेकर के जब घूम रहे थे तो थोड़ा-सा रास्ता चेंज कर दिया, जो यूजुअल रास्ता नहीं होता टूरिस्ट लोगों का, तो देखे कि करीब 6-7 वहाँ पर बाइसन थे। गाड़ी रोक के गाड़ी से उतरे, तो उसमें से मैक्सिमम जो थे, वो धीरे-धीरे करके खिसकने लगे। मतलब जो इसमें लिखा हुआ है कि शाई नेचर है, तो वो धीरे-धीरे करके मतलब मैक्सिमम खिसकने लगे। एक जो उसमें फीमेल थी, जो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ी दिख रही थी, वो कुछ देर तक देख रही थी। बट फिर वो धीरे से वो भी मतलब वहाँ से हट गई। तो ख़ैर ये फिर तो होने ही नहीं चाहिए थे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट बट स्टिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आसाम में एक प्रॉब्लम आया हुआ है। प्रॉब्लम ये आया हुआ है अभी ये जो सारे के सारे टॉपिक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पर ही है यहाँ पर। आसाम में क्या हो रहा है कि लोग हाथियों से अपना फसल को बचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि अपना खेत को फेंसिंग कर रहे हैं और फेंसिंग करने के बाद बिजली चोरी करके खंभों से और वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा दे रहे हैं। तो इसमें कई सारे जो एलिफेंट्स हैं उनका डेथ हुआ है। तो बिटवीन
पिछला 11 साल में 113 एलिफेंट्स के डेथ हुए हैं। तो करीब करीब आप समझिए कि हर साल 10 एलिफेंट्स इस कारण से किलिंग हो रहा है, इनका इलेक्ट्रोक्यूशन हो रहा है। तो क्यों इलेक्ट्रोक्यूशन होगा? एक तो है कि जो फार्मर्स हैं वो फेंसिंग कर रहे हैं और इलीगल वे में वो इलेक्ट्रिक का फ्लो भी करा रहे हैं। तो फार्मर्स ही क्यों कर रहे हैं? एक बड़ा रीजन होता है कि जब एनिमल के कारण से अगर किसी को नुकसान हो, अगर आपको प्रिजर्वेशन करना है तो सरकार को कंपेंसेट उन लोगों को करना पड़ेगा, और वो भी स्विफ्ट। अगर स्विफ्ट कंपेंसेशन नहीं होता है तो ऐसे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो चलते रहेंगे। तो आपको याद होगा ना कि केरल में एक न्यूज हुआ था, वो भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ही है, वो कॉम्युनल रंग दे दिया गया उसको। आपको याद होगा कि वो क्या कॉन्फ्लिक्ट था जिसके कारण वो न्यूज में था। वो भी एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है। और हालांकि आपको पता है कि क्या हुआ था। क्या हुआ था केरल में, आप लोग ये बता सकता है? हाँ सना बोलिए। सर वो पाइनएप्पल में कुछ ये पटाखा वटाखा रख दिया गया था और उसमें खा ली थी तो मर गई थी। वो पटाखा क्यों रखा गया था, बता सकती है? ऐसी नहीं, ऐसे नहीं रखा गया था, उसके पीछे रीजन है। वो ऐसे तो ऐसे नहीं नहीं, ऐसे लोग नहीं नहीं मारते एनिमल्स को। हाँ, अच्छा, नहीं आइडिया है ना? याद नहीं है कुछ। अच्छा ठीक है। नहीं याद नहीं। अच्छा ठीक, ममता। सर वो खेत में वो कुछ करता था करके इसीलिए शायद। नहीं नहीं, मेमोरी लैप्स आपका भी यहाँ पे। देखते हैं देव। सर और जंगली सुअर को मारने के लिए खाया जाता था लोग। यस करेक्ट, ये सुअर के लिए था। ठीक है, ये पिग्स जो है ना वो खेतों को बहुत बर्बाद करते हैं। हमारे गांव की तरफ में भी ये बहुत बड़ा मीनास है ये। तो ये जो है ये पिग्स के जो है वो बहुत सारा फसल बर्बाद कर देते हैं, तो उसके लिए रखा गया था ये। और ये बाय मिस्टेक वो किसी कारण से वो हाथी मारी गई, तो ये पिग्स के लिए लोग, तो दिस इज ऑल्सो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रणथंभौर में क्या हुआ है कि रणथंभौर में एक जो कैमरा ट्रैप होता है ना, कैमरा ट्रैप्स क्या होता है कि कैमरा लगा देते हैं जंगल में कहीं कहीं पर, और जब भी कोई मूवमेंट का डिटेक्शन होता है तो कैमरा ऑटोमेटिक फोटो ले लेता है। तो एक कैमरा ट्रैप में क्या हुआ कि एक एक टाइगर का एक फोटो आया जिसमें एक रस्सी उसके गले में फंसा हुआ था। तो ये जैसे आया, मतलब मिल गया, T108 है टाइगर का नाम। तो ये फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्टिव हुई, उसको ट्रैंक्विलाइज की, उसको निकाली उससे। तो ये हुआ। तो ये खैर ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दिस इज पोचिंग। तो एक्चुअली ये हिरन के लिए या पिग्स के लिए इस तरह के नूज जो है वो बनाते हैं। जो जंगल में लोग रहते हैं वो पता है उनको कि कैसे वो गांठ बनाएंगे ताकि वो अगर जानवर वहां से जाएगा तो फंस जाएगा। तो ये पोचिंग करने के लिए मेनली ये जंगल के लोग करते हैं। यहाँ दलमा वगैरह में भी लोग जो है वो करते हैं। रिपोर्ट आते हैं ऐसे कि हिरन फंस गया है। तो हाँ, तो उसमें जो है ये इससे फंस गया है टाइगर, उसके लिए था नहीं, बट स्टिल इट इज पोचिंग। तो ये भी एक न्यूज है। तो हम लोग को ये में ITBP में जब थे तो हालांकि बहुत ज़्यादा रिगरस वे भी नहीं, लेकिन हम लोगों को स्नेयर बनाना सिखाया जाता था कि ये जैसे कोई वाइल्ड एनिमल को अगर पकड़ना हो, ये सब मतलब इस कारण से सिखाया जाता था ताकि सर्वाइवल जो है वो इंश्योर हो सके अगर एडवर्स कंडीशन में। तो जैसे जंगली मुर्गी है या इस तरह के कुछ एनिमल, कुछ बर्ड्स हैं जिनको कि आपको फंसाना है खाने के लिए, तो वो स्नेयर होता था जो कि लगा देने से, और उनका पैर जब वहां से गुजरेगी तो पैर में वो पैर उसका लॉक हो जाएगा। तो वो सब यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ब्रिजेज बनाए जा रहे हैं, इको ब्रिजेज, जिससे कि
वाइल्ड लाइफ का कनेक्टिविटी होगा तो इको ब्रिजेज में क्या हो सकते हैं कि कैनोपी ब्रिजेज एक बता दे रहे हैं कैनोपी ब्रिजेज। तो जैसे यहाँ पे पेड़ है ना और यहाँ पर भी पेड़ है, बीच से सोचिए रास्ता ही जा रहा है, तो रास्ता जा रहा है तो एक ब्रिज बना देंगे ऊपर ही ऊपर। क्यों बना देंगे ब्रिज? खास करके मंकीज जो होंगे वो नीचे नहीं उतरे, वो क्रॉस कर जाए। तो उसी तरह से अलग अलग टाइप का कंक्रीट अंडर पासेज, ओवर पास टनल्स, कई सारे ब्रिजेज बनाने का बात है, जिससे कि रोड अगर क्रॉस कर रहा हो तो एनिमल हो जो है वो उसकी चपेट में ना आ जाए। आगे बढ़ते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपको तो पता ही था कि कई सारे वहाँ पर ये होते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते रहते हैं, रिसर्च चलते रहते हैं। तो अभी रिसर्च में सामने आया है बात कि जो इस वैली के लोग थे वो कैटल और बफेलो ये दोनों जो था उनका डाइटरी हैबिट का मेन पार्ट था। हम्पी, चलिए क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से। हम्पी जो है ये किस डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था? हम्पी पूजा बोलिए। विजयनगर। ठीक है, ये जो था, एक बात और बता पाएगी क्या कि ये किस नदी के किनारे था? सर तुंगभद्रा। सही है। तो ये जो है हम्पी में जो विजयनगर एम्पायर का एक में था, वहाँ पर वो जो है वो एक तो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये वहाँ पर एक विजय विठल टेम्पल है, उसमें स्टोन चैरियट है। तो लोग जो है उसको टच करके, उसके ऊपर बैठ करके, उस पर ऊपर चढ़ करके और फोटो खिंचाते थे। तो अभी सरकार वहाँ की इसको रोक देगी और आप फोटो दूर से ही खिंचा पाएंगे। तो क्योंकि इससे डिफेसमेंट होता है। तो कहाँ कहाँ पे फेमस रथ हैं? कोणार्क में है, और महाबलीपुरम में है, और हम्पी में है। इलुरु में आंध्र प्रदेश में एक मिस्ट्री इलनेस आया हुआ है, ये बड़ा न्यूज़ था। मिस्ट्री इलनेस ये जो है यहाँ पर इलुरु में लोग जो है वो उनको झटके आ रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं 3 to 5 मिनट्स, जैसे एपिलेप्सी में जैसे होता है। और तो कारण अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये क्यों यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन चांस ये है कि यहाँ का जो वाटर है वहाँ पे लेड और निकल जो है वो जरूरत से ज़्यादा है। तो कंटामिनेशन बाय हैवी मेटल्स या फिर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो है वाटर में चला गया है। तो ये जो इलुरु में जो लोग पानी पीते हैं वो मेनली जो है कनाल से आता है, वो गोदावरी और कृष्णा रिवर का। और ये कनाल जो है वो खेतों से इसका पानी, मतलब खेत के पानी इसमें कनाल में गिरते हैं। तो चांस ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर के पोल्यूशन के कारण वहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। ये पढ़िएगा, ये न्यूज ध्यान से पढ़िएगा। छोटा ही न्यूज है बट आगे बढ़ते हम लोग। ये तो ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम लोगों को हम पढ़ा चुके हैं बहुत बार। कैनबिस और मैरिजुआना, चरस, सुशांत सिंह राजपूत और सब कुछ। तो अभी न्यूज क्या है कि अभी अच्छा खैर पढ़ते हैं यहाँ पे 1985 तक कैनबिस का यूज जो था इट वाज नॉट इलीगल। भांग तो अभी इलीगल नहीं है, बट चरस और मैरिजुआना या कुछ भी गांजा ये इंडिया में लीगल नहीं था। लेकिन 85 में ये इलीगल किया गया। क्यों? अच्छा, 85 में इलीगल किया गया तो क्या कानून बनाया गया? ये नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। क्यों? क्योंकि एक यूएन का कन्वेंशन था सिंगल कन्वेंशन और नार्कोटिक ड्रग्स
Convention on Psychotropic Substances and UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. तो अभी इंडिया वोट किया है कि कैनबिस को और कैनबिस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसको डेंजरस ड्रग का लिस्ट से बाहर किया जाए। 1960s में यूएस में एक वार अगेंस्ट ड्रग चला था। तो वार अगेंस्ट ड्रग जो था यूएस में जब चला था तो मेनली वहां पर जब वार अगेंस्ट ड्रग एंड क्राइम चलता है ना तो ब्लैक लोगों के खिलाफ में होता है वो। तो वो चला, उसी का परिणाम था कि 85 में ये कानून बनाना पड़ा। वो इंटरनेशनली उसको प्रोपेगेट किया गया कि सारी दुनिया में इसको रोका जाना चाहिए, और उसी क्रम में इंडिया में जो है वो इसको बैन किया गया। अभी इंडिया वोट कर रहा है कि इसको क्राइम से हटाया जाए। तो इंडिया का जो कन्वेंशन मतलब कल्चर में देखा जाए तो इंडिया के कल्चर में ये मतलब ये पार्ट एंड पार्सल रहा है। आपको पता है कोई भी आप अगर ये में रिलीजियस प्लेस में जाएंगे जहाँ साधु लोग रहते हैं तो आपको इसका वाइड स्प्रेड यूज अभी भी मिलेगा। और इस ये राइटर लिख रहा है कि अगर इसका बैड इफेक्ट देखा जाए तो अल्कोहल और टोबैको से कम ही है। टोबैको का तो काफी सारा इल इफेक्ट्स है, तो अल्कोहल का भी शॉर्ट टर्म में है ही है, या फिर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर लेंगे तो उसका अलग क्रॉनिक प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये राइटर बोल रहा है कि इसको मतलब हटा ही देना चाहिए, मतलब इसको क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाखों लोग इसको अभी भी लेते हैं। अभी खुल के करीब 2% लोग बोलते हैं इंडिया के कि हम लेते हैं, कभी ना कभी साल भर में एक बार लेते ही है। तो फिर ये मतलब क्रिमिनल सिस्टम पे भी बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है मलाना। और मलाना जो जगह है यहाँ पर जो कैनबिस होता है, वही भांग का खेती, वो बहुत क्वालिटी है। मतलब उसका जो सब्सटेंस है उसमें साइको एक्टिव सब्सटेंस वो ज्यादा है। तो मेलाना क्रीम अभी कहीं पकड़ा गया था मुंबई में, मतलब सीज हुआ है, तो इसलिए न्यूज में था कि मेलाना क्रीम क्या है। तो मेलाना क्रीम जो है वो मलाना वैली में जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मलाना वैली में जो भांग का खेती होता है उसका जो रेजिन निकालते हैं वो क्रीमी टाइप का होता है। और वो काफी डिमांड है, काफी महंगा भी है। इवन इधर हाल ये है कि एक क्या इंटॉक्सिकेंट टूरिज्म वहाँ एक चलता है, देख के मतलब ड्रग टूरिज्म। तो हाल ये है कि लोग विदेशों से मलाना जाते हैं, क्यों? ड्रग टूरिज्म करने के लिए, ताकि वहाँ का मलाना क्रीम वहाँ का सेवन करेंगे, कुछ स्पेशल वहाँ पे इफेक्ट होगा। इतना मतलब पहुँचना उस जगह पे इतना मुश्किल है कि पुलिस छापामारी करके और वो मलाना क्रीम को नहीं, मतलब 2 दिन उसको पुलिस को वहाँ जाने में ही लग जाएगा। काफी रिमोट एरिया है, और वहां पर जो खेतों में लगाया गया है अगर उसको डिस्ट्रॉय कर भी दिया जाए एक बार तो वो नेटिव है वहां का, वो फिर अगला साल फिर उगाएगा। तो ये मलाना क्रीम न्यूज में था, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों के पास में एग्जोटिक पेट्स है, एग्जोटिक पेट्स का मतलब हो गया कि एक मिनट, कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो लोग घरों में रखते हैं, उनको लगता है इससे गुड लक आएगा। तो जैसे ये स्टार टॉर्टोइज जो होता है उसको भी लोग रखते हैं। तो खैर, अगर पैंगोलिन हो गया, रखे होंगे, या कई सारे ये जो आजकल पहले वो यहाँ अगर साक्षी का बात करें तो साक्षी में जो ये है आई हॉस्पिटल बगल में मस्जिद के नेक्स्ट साइड, वहाँ पर काफी एग्जोटिक बर्ड्स और एनिमल्स वहां पे मिलते थे। तो खैर सरकार अभी बोली है कि अगर किसी के पास एक्सोटिक एनिमल है, दिस इज इलीगल, अगर वो शेड्यूल्ड एनिमल है, तो स्पीसीज है, एनिमल मतलब स्पीसीज। तो अगर कोई शेड्यूल्ड
स्पीसीज है तो आप उसको डिक्लेयर कर दीजिए। तो डिक्लेयर कर देंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ से खरीदे, और कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा और आप उससे बच जाएंगे और सरकार उसको लेके तो चली ही जाएगी। लेकिन अभी अपने आप को बचाने का एक सरकार मौका दी है कि लोग अगर एक्जोटिक एनिमल्स हैं तो वो रिपोर्ट करें, और रिपोर्ट कर देने के बाद, एक बार रिपोर्ट करने के बाद जब तक उनका इंस्पेक्शन करने के लिए सरकार के लोग ना आ जाएं तब तक हमेशा रिपोर्ट करते रहना पड़ेगा कि अभी क्या पोजीशन। अगर डेथ होता है तो भी रिपोर्ट करना पड़ेगा कि अब डेथ हो गया, हम बताए थे वो डेथ हो गया है। तो ये भी पढ़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पढ़ लीजिएगा, हेल्पेज इंडिया को मिला है यूएन पॉपुलेशन अवार्ड। ये लोग जो ओल्डर पीपल हैं, जो डिसएडवांटेज्ड हैं, उनका लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं हेल्पेज इंडिया। तो यूएन पॉपुलेशन अवार्ड मिला है। नेशनल न्यूज खत्म हुआ, अब बिजनेस खत्म कर देंगे, खत्म हो ही जाएगा। आप लोगों का टेस्ट ट्यूसडे को रख रहे हैं, कल क्लास तो नहीं होगा, ट्यूसडे को क्लास होगा, ट्यूसडे को आप लोग का टेस्ट है। WTO में अब ये थोड़ा न्यूज पुराना हो गया है, हम अगला बार और अपडेट हो जाएंगे हम लोग। पहली बार ऐसा होगा कि उसकी जो डायरेक्टर जनरल है वो विमेन बनेगी, या तो नाइजीरिया की विमेन होगी या फिर साउथ कोरिया की होगी, दोनों में ही कंटेस्ट है। तो पहला बार विमेन बनने वाली है इसकी डायरेक्टर जनरल। अभी बन भी गई होगी हो सकता है, बट वो अगला न्यूज में कवर करेंगे। बाकी न्यूज जो है इसमें कुछ दिया है, हम उन लोगों के लिए छोड़ दिए हैं जो पहले से पढ़ते आए हैं। वो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कोई इशू नहीं है, वो बाद में कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये छोटा छोटा डेटा न्यूज है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो, उसका कहना था कि इंडिया का इकोनॉमी 2020-21 में कॉन्ट्रैक्ट करेगा 9%। अपना को वो रिवाइज किया अपने एस्टिमेट को और बोल रहा है नहीं 8% करेगा। तो आप लोग बताइए कि बोल रहा है कि ये एडीबी बोल रहा है कि इंडिया का इकोनॉमी जो 9% कॉन्ट्रैक्ट करना था, अब 9% कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, अब 8% कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इंडिया के लिए अच्छा बात है बोल रहा है, या इंडिया के लिए खराब बात बोल रहा है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, इंडिया के लिए अच्छा बात बोल रहा है या इंडिया के लिए खराब बात बोल रहा है? चलो देख लेते हैं और कितना हाथ उठ रहा है। अरे बाकी लोग कोई आइडिया नहीं है। आरती बोलिए। सर ये इंडिया के लिए अच्छा बात है। हाँ, नेचुरली। खैर आसान बहुत क्वेश्चन था, हम चाह रहे थे कि बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करते। काफी आसान क्वेश्चन था। ये इंडिया के लिए अच्छा बात है। कॉन्ट्रैक्शन के टर्म में बात हो रहा है, यानी कि जितना प्रोड्यूस था हमारा वो तो कम तो हो ही रहा है। पहले बोल रहे थे कि 9% तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 9% कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम और श्रिंक करके छोटे हो जाएंगे, 9% छोटे होने वाले थे। अब बोल रहे नहीं, आप लोग 9% नहीं छोटे होइएगा, आप लोग 8% ही छोटे होइएगा। तो थोड़ा सा तो बेहतर न्यूज है हमारे लिए कि अब 9% नहीं 8% कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो एक क्वेश्चन और पूछेंगे, एवरीथिंग बीन इक्वल, ये जो था कि बोल रहा था कि एशिया जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो माइनस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट 6.8%, एक कॉन्ट्रैक्शन मतलब माइनस करेगा। अगर बाकी सारी कंट्रियों का एस्टिमेट पहले जैसा ही हो, जो उस समय 1 महीना पहले अगर बोले थे कि बाकी 1-2 महीना पहले बोले होंगे, बाकी कंट्रियों का अगर एस्टिमेट बिल्कुल एग्जैक्ट पहले वाला एस्टिमेट सही था, इंडिया का क्या गड़बड़ था? इंडिया का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 9% होना था और 8% होगा। एशिया का होना था 6.8%। एवरीथिंग बीइंग इक्वल, बाकी एशिया के कंट्रियों का जो प्रेडिक्शन था दैट इज करेक्ट।
इंडिया का केवल चेंज हो गया, तो बाकी एशिया का जो ग्रोथ या कॉन्ट्रैक्शन है वो रिवाइज हुआ होगा किस डायरेक्शन में, मतलब कॉन्ट्रैक्शन भी एशिया का कम होगा या एशिया का ज्यादा होगा अगर पुराना वाला डेटा बाकी के लिए भी होल्ड करता है। एग्जांपल दे, सोचिए कि चाइना के लिए सोचे थे कि 10% कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खैर चाइना कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, 3% प्लस में जाएगा, और वो 3% प्लस में ही जा रहा है, बोल रहे कि नहीं वो 3% प्लस में ही जाएगा। वियतनाम के लिए बोले थे कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा 5%, और अभी भी 5% कॉन्ट्रैक्शन का बात कर रहे हैं, केवल इंडिया के लिए चेंज कर दिए हैं। तो टोटल ये सबको मिला के बोले थे कि कॉन्ट्रैक्शन जो होने वाला है दैट विल बी 6.8%। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया का कॉन्ट्रैक्शन तो चेंज हो गया डेटा, तो ये ओवरऑल एशिया पर कैसा इफेक्ट डालेगा उसका कॉन्ट्रैक्शन पे। एक हाथ उठा और एक्स्ट्रा, बोलिए मीरा। सर कॉन्ट्रैक्शन कम होगा। यस, एशिया का कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, ये मैथ का क्वेश्चन है, और इसमें एवरेजिंग किया गया है, यानी कि यहाँ पे कुछ कुछ डेटा लिखा गया है। एक डेटा जो है अगर कम हो जाएगा तो पूरा एवरेज भी कम होगा। अगर आप लोगों को इतना प्रॉब्लम है बिजनेस न्यूज में, तो फिर आप लोग हमसे बात कीजिए, जिसको बहुत बहुत प्रॉब्लम है, अगर ये पढ़ने के बाद जहां भी नहीं समझ में आए मेरे से बात कीजिए। हमको लगता है कि आप लोगों को इसके लिए थोड़ा हमको ज़्यादा मतलब टाइम देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हम लोग। हमारी सरकार जो है वो का फिनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है, यानी कि वो जितना एस्टिमेट की थी जो पैसे आएंगे रिसिप्ट्स और जो एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर तो वही है या बढ़ गया है, रिसिप्ट्स हैं कम, तो सरकार के लिए जरूरी है कि कुछ सामान बेच दे। तो वो सामान जो बेचने का बात है, अब हम बहुत कॉमन वे में बोल रहे हैं, सामान बेच दे मतलब जो भी हमारी कंपनियां हैं, जो भी एसेट्स है, वो सरकार बेच दे। उस एसेट को, उसमें से एक ऐसा एसेट है जिसको बेचने का तैयारी 2016 से ही हो रहा है, वो बिक नहीं रहा है वो सामान, दैट इज एयर इंडिया। क्यों नहीं बिक रहा है? एयर इंडिया जो है इट इज डेब्ट लेडन। एयर इंडिया को जो खरीदेगा उसको एयर इंडिया के जहाज भी मिलेंगे और साथ में बहुत सारा कर्ज। तो सरकार चाहती थी कि जो पार्टियां आई, मतलब बिडिंग करे एयर इंडिया की, वो एयर इंडिया की जब बिडिंग करे तो एयर इंडिया को भी ले जाए और साथ ही साथ उसका डेब्ट भी ले जाए 75% तक। तो कोई कंपनी ये थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर रहे हैं, आप लोगों को शायद समझने में आसानी होगा। ये इस तरह से है कि दो लोग शादी कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे को प्रपोजल दे रहा है कि हमसे शादी भी कर लो और मैं बहुत कर्ज लेकर रखे हुए हैं 1 करोड़, मेरा कर्ज भी चुका देना। तो ऐसे हालत में वो शादी उसका होगा नहीं। तो कुछ यही हाल एयर इंडिया का है। तो गवर्नमेंट चाह रही थी कि एयर इंडिया को भी ले जाओ, साथ में इसका कर्ज भी ले जाओ। तो खैर ये जो है ये नहीं सक्सेसफुल हो रहा था। अभी सरकार क्या बोल रही है, उसको चेंज की है। वो चेंज क्या की है वो आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्या बोल रहे हैं कि इसको सरकार चाह रही है कि ये मार्च 31 के पहले बिक जाए। तो एक बात, दूसरी बात ये है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को भी वो काफी डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, वो भी प्रोसेस में है। सरकार को जब हर साल ऐसे ही होता है, अभी देखिए अभी बजट आ गया 1 फरवरी को, और सरकार जो होगी
सरकार उसमें लिखेगी कि अगला साल कितना सामान बेचेंगे, दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट। अब कभी इंटरव्यू अगर होगा तो मत बोल दीजिएगा सामान बेचने का, हम आप लोगों को समझाने के लिए बोलते हैं सब। एक्चुअली टर्मिनोलॉजी आपका काम है कि आप टर्मिनोलॉजी बोले, हम बोलेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट, ये प्रॉपर टर्म है जिसको हिंदी बोलते हैं विनिवेश। तो इन्वेस्टमेंट, तो सरकार जो होती है वो बजट में लिखेगी कि अगला साल इतना डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे या स्ट्रेटेजिक सेल कर देंगे। तो सरकार का कोटा होता है, तो सरकार का कोटा होता है, तो सरकार को तो जब फरवरी में ही बोल देगी कि हम इतना करेंगे, तो अप्रैल से उसको शुरू कर देना चाहिए काम। जब बेचना ही है तो शुरू करो। लेकिन होता क्या है, अक्सर सरकार ऐसे ही चल रही है। होता क्या है ना कि जब साल पार होने को होता है और सरकार को होता है अरे इस साल तो बुरा हाल है हम लोगों का, तो आया नहीं पैसा, तब सरकार को लगता है अरे वहां पे जो हम लोग बोले थे कि ये सामान बेचना था, चलो बेचते हैं। तो ये होता क्या कि हर साल जनवरी और फरवरी में एक आग जैसा लगता है सरकार को कि बेचना है। तो सारे के सारे प्रोसेस जो होते हैं इसी महीना में शुरू होते हैं। जनरली मतलब मार्च लास्ट तक जाते जाते सरकार जो होता है उसको कंप्लीट करती है। तो वही हाल जो है वो निकलना था ये का आईपीओ LIC का। तो LIC का भी वही हाल है। LIC में भी जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो सरकार नहीं कर पाई है। बाकी तो यहाँ पे डेटा है कि कितना सरकार डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा कलेक्ट करना चाहती थी और कितना कलेक्ट कर पाई है, पिछला साल कितना करना चाहती थी और कितना कलेक्ट कर पाई। LIC का IPO आने वाला था, कोई प्रोग्रेस नहीं है। कुछ PSU का डिसइन्वेस्टमेंट होना था, उस पर भी प्रोग्रेस नहीं है। तो मतलब सरकार अभी, हालांकि अभी सरकार ऐसा पता चल रहा हम लोगों की सरकार कई सारा PSUs को बेचने वाली है, बट इट इज स्लो। अब आप लोग सोचेंगे कि तो मतलब हम लोग बेचने की बात करें, इट इज नॉट वेरी गुड थिंग कि हमारा पैसा का कमी हो जाए तो घर का सामान बेच ले, बहुत दिन बाद बेचने के लिए कुछ नहीं रह जाता। बट अब तो बात यह है कि सरकार के हाथ में कुछ बचा नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये तो कोविड और भी सरकार को डिस्टर्ब कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एयर इंडिया का जो है, एयर इंडिया का पहले, अब उसको थोड़ा करेक्शन भी करेंगे, कुछ सारे डेटा हम गलत बोले होंगे। तो वो पहले 76% स्टेक बेचना चाहती थी सरकार एयर इंडिया का, और चाहती थी कि अब चाहती है कि 100% डाइवेस्ट कर दे। ठीक, तो हम पहले ही बता दिए कि इसका डेप्ट को लेकर के प्रॉब्लम था। तो अभी क्या किया है गवर्नमेंट की, जो तरीका लगाई है, इंटरप्राइज बिडिंग बोलते हैं उसको। कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छा अभी नहीं दिख रहा, बट इट इज इंटरप्राइज बिडिंग। इसमें है क्या कि कंपनी खुद ही बताएगी कि हम एयर इंडिया लेंगे, उसका कितना % डेप्ट ले लेंगे। जो कंपनी उसका ज्यादा % डेप्ट ले लेगी, लेने के बाद करेगी कि हम उतना डेप्ट भी ले लेंगे, एयर इंडिया भी लेंगे प्लस डेप्ट का एक % ले लेंगे, उस कंपनी को दे दिया जाएगा। इसमें एयर इंडिया के एम्प्लॉइज भी और एक कंपनी मिलकर भी बिडिंग किए हैं। तो इंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्राइज वैल्यू, ऐसे इसका नाम है, बिड ऑन बेसिस ऑफ इंटरप्राइज वैल्यू। खुद ही बताएंगे कि हम कितना लेंगे। पहले था कि उनको सरकार बताई थी कि आपको लेना होगा इसका डेप्ट, लेकिन अभी वो कंडीशन हटा दी है। तो बिडिंग आए हैं, पिछले बार तो बिडिंग आए ही नहीं थे, अभी बिडिंग आए हैं। तो अभी अब देखा जाए कि किसको मिलता है एयर इंडिया। टाटा ग्रुप भी साथ बिडिंग किया है, और जो लोग बिडिंग कर देंगे उनको 15% तो तुरंत देना पड़ेगा जो भी पैसा होगा, और बाकी जो होगा वो डेब्ट के रूप में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं आप लोगों का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड शेयर। शेयर और बॉन्ड में क्या फर्क है?
मान लीजिए हम ड्रीम एस का शेयर निकाल दें और ड्रीम एस का बॉन्ड निकाल दें, तो आप लोग क्या खरीदिएगा और क्यों खरीदिएगा? क्या डिफरेंस है? पूजा बोलिए। सर शेयर में प्रॉफिट फिक्स नहीं होता, उसमें मतलब लॉस भी हो सकता है, लेकिन बॉन्ड में तो सर पहले मतलब उसमें तो फिक्स रहता है कि इतना का इतना परसेंट तो मिलेगा ही शायद। ठीक है, एग्जैक्टली सही बात है। तो ये जो है, जब हम लोग शेयर खरीदते हैं तो शेयर खरीदते हैं तो हम उसके मालिकाना हमारे हाथ में आ जाता है, उसके कुछ परसेंटेज हम शेयर होल्डर हो जाते हैं और उस कंपनी का भाग्य के साथ हमारा भाग्य बंध जाता है, इस सेंस में कि वो पैसा कमाएगी तो हम भी कमाएंगे, वो पैसा डुबाएगी तो हमारा भी डूबेगा। वेरी रिस्की, बट इनकम होने के चांसेस ज्यादा भी रहते हैं। तो शेयर मार्केट कैसा चल रहा है उसके लिए क्या होता है, इंडाइसेज होता है, इंडेक्स। तो चलिए क्वेश्चन ही पूछेंगे। आप लोग को पता है क्या कि शेयर मार्केट के इंडेक्स का नाम क्या है? आप लोग जानते हैं क्या कि शेयर मार्केट में जो इंडेक्स होता है उसका नाम क्या है? बोलिए ममता। सर सेंसेक्स वो होता है। One is Sensex and another is Nifty 50. दोनों ही इंडेक्स सबसे पॉपुलर इंडेक्स है। ये क्या बताते हैं कि शेयर इन जनरल डायरेक्शन क्या डायरेक्शन में है। तो कल अगर शेयर मार्केट जो था वो सोचिए 45,000 में था और आज वो 46,000 हो जाए, तो हम ऐसा मानेंगे कि ओवरऑल ये सब शेयर के बारे में बात नहीं हो रहा, ओवरऑल शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा है। एक दिन में जो रिटर्न मिला 1,000 रुपया का वो मिला, कोई यानी कि कोई अगर 45,000 रुपया लगाया था कल के दिन में तो आज उसका 46,000 हो गया। दिस इज इंडेक्स। तो अब जो बॉन्ड मार्केट होता है, बॉन्ड मार्केट में होता है जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सरकार बेचती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेजरी बिल्स भी होते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स भी होते हैं। ट्रेजरी बिल में तो शॉर्ट टर्म के होते हैं। खैर, तो अगर हम सरकार को पैसा दें, कैसा, थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो हमको पता तो चलना चाहिए कि मेरा पैसा का क्या हो रहा है ओवरऑल। मेरा पैसा मतलब कि आप में से कोई फॉर 1 ईयर खरीदा, 1 ईयर का मैच्योरिटी का खरीदा, कोई 90 डेज का खरीदा, कोई 5 इयर्स का खरीदा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना पैसा मिल रहा है, रिटर्न क्या मिल रहा है, आप सोचिए इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या मिल रहा है उसके लिए भी एक इंडेक्स बनाया जा सकता है कि इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि इसके दाम भी घटते बढ़ते रहते हैं या कम हो रहा है। तो ये इसको हम लोग इंडिया में बोलते हैं इल्ड, कि गवर्नमेंट का बॉन्ड का इल्ड बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का बॉन्ड का इल्ड घट रहा है। ये आप लोग को बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, वो तो रिकैप करना पड़ेगा। अब क्लास खुलेगा तो और भी बेहतर तरीका से उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। खैर, तो ये जो है ये हम लोग यहाँ पे इंडिया में बोलते हैं एल्ड क्या है। तो जनरली जो आप अगर एल्ड देखेंगे तो 7% के आसपास ऐसा होगा इंडिया में जो बॉन्ड के एल्ड होंगे। तो बात यह है कि ये जो कोई भी गवर्नमेंट अपना जो डिफिसिट होता है उस डिफिसिट को फिनांस करने के लिए, आप तो देखिए, एक तो वो सरकार बेच दी, एयर इंडिया बेच देगी तो कुछ पैसा आ जाएगा, लेकिन सरकार चाहे अगर तो मार्केट से कर्ज भी ले सकती है। तो सरकार जब डेब्ट क्रिएट करती है कि हम मार्केट से लेंगे, तो उसके लिए क्या करती है वो उसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच सकती है। तो हम अगर 5 इयर्स वाला मैच्योरिटी का खरीद लिए तो यानी 5 इयर्स का सरकार को कर्ज दे दिया, तो हम दे दिए तो हमको ये पता चलते रहेगा कि आज के दिन में वो कितना इंटरेस्ट रेट एनुअल दे रहा है। दैट विल बी थ्रू यील्ड्स, हमको पता चल जाएगा कि यील्ड क्या है। तो इसी तरह से दुनिया की सारी सरकारें अपने आप को फिनांस करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचती।
तो ओवरऑल दुनिया में अगर सारे के सारे देशों को मिला दिया जाए तो फिर यील्ड क्या है, ओवरऑल गवर्नमेंट कितना मतलब इंटरेस्टेड है पैसा, सारी वर्ल्ड की गवर्नमेंट का एवरेज क्या है, तो उस एवरेज में इंडिया के जीसेक नहीं होते हैं, उसमें इंडिया के जीसेक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इंडिया के जीसेक को खरीदने पर कि कितना फॉरेन करेंसी कितना परसेंट जीसेक खरीद सकता है, उसमें कुछ प्रतिबंध हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अगर जीसेक बेच रही है तो अमेरिका से बिल गेट्स आकर के और सारा का सारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ले। हम एक्सटर्नल डेब्ट को कम क्रिएट करते हैं, तो ये सारे के सारे कुछ इश्यूज हैं। तो इस कारण से चूंकि लिक्विडिटी नहीं है, खरीद बिक्री आसानी से नहीं कर सकते, तो हमारा जो है वो जिससे इंडेक्सिंग में, वर्ल्ड का इंडेक्सिंग में नहीं है। अब हमारी सरकार बोल रही है कि हम ऐसे कुछ रिफॉर्म्स करेंगे कि हमारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो सिक्योरिटीज भी ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेज में रहेगा। जैसे आप एग्जांपल दे रहे हैं एक और कि जैसे सेंसेक्स में इंडियन कंपनियां हैं, रिलायंस है, गेल है, एसबीआई है एंड सो ऑन, लेकिन इसमें एप्पल तो नहीं है। तो उसी तरह से जो वर्ल्ड के इंडेक्सेज है उसमें अमेरिका के जिससे का यील्ड है, ब्रिटेन का यील्ड है, बट इंडिया का नहीं है। तो गवर्नमेंट बोल रही कुछ ऐसे रिफॉर्म्स करेंगे जिससे कि क्या रिफॉर्म करेंगे, प्रपोज टू रिमूव लिमिट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन सम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इससे क्या होगा कि बॉन्ड मार्केट में हमारा सिक्योरिटी जाएगा। आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम भी दिख रहा है कि बाहरी लोगों को इंडियन सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का लिमिट को सरकार हटा देगी कुछ बॉन्ड्स में। तो क्या आप लोगों को लगता है कि कुछ इससे प्रॉब्लम भी है? बोलिए ममता। सर इससे ये होगा कि फॉरेन रिजर्व फिर हम लोग को उन लोगों को जो पैसा देना पड़ेगा वो तो फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर वॉलर में देना पड़ेगा। तो इससे हमारा फॉरेन रिजर्व कम होगा या फिर उसको इफेक्ट पड़ेगा? एक बात तो ये है कि ये फॉरेन रिजर्व तो आएगा भी, अगर हम बेचेंगे तो आएगा भी, हम लोग को देना भी पड़ेगा, सही बात है। बट अगर प्रिकैरियस सिचुएशन हो जाए, प्रिकैरियस मतलब हमारा देश का हालत बहुत खराब रहे और उसी टाइम में ये लोग बोलने लगे कि हम बेचने लगे या मैच्योर होने लगा और ऐसे हालत में इनको हम, अगर हमारे पास एनफ फॉरेन करेंसी नहीं है तो हमारे लिए काफी बड़ा मुसीबत हो जाएगा। एनफ अगर फॉरेन करेंसी नहीं है तो लेकिन अगर सरकार जो है वो देसी लोगों से, हम लोगों से पैसा ली होती उसी बॉन्ड के लिए, तो ऐसा कोई खतरा नहीं था। हम जब मांगने जाते सरकार से पैसा कि पैसा दो, जो पैसा लिए थे, तो सरकार के पास एक रास्ता बहुत आसान था। अगर पैसा उसके पास नहीं भी है कैश, इंडियन करेंसी, तो सरकार छाप के दे देगी। छाप के नहीं देगी तो सरकार टैक्स लगा देगी, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेगी पैसा। लेकिन फॉरेन करेंसी इस तरह से जुगाड़ नहीं होते, तो इसके अपने प्रॉब्लम्स भी है। बट एनीवे, जो हमको बताना था, जो न्यूज है वो हम बता दिया आपको। पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, आप ही लोग से बात करते हैं, पेट्रोल और डीजल का प्राइस क्यों बढ़ा है, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण से बढ़ा है? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। पेट्रोल और डीजल का प्राइस का इंक्रीज के क्या कारण है? अभी तो कई स्टेट में वो 90 क्रॉस कर गया है पेट्रोल का दाम। यहाँ भी होगा या आसपास में ही होगा। पूजा बोलिए। सर रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ममता क्या बोल रही है?
सर ये भी हो सकता है कि अभी जो लॉकडाउन हुआ है तो हो सकता है कि उसका इम्पोर्ट वैसा नहीं हो रहा होगा। नहीं, ये रीजन नहीं है। रीजन क्लियर है। दो ही रीजन है। एक है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा हार्डनिंग हुआ है प्राइस का, थोड़ा दाम बढ़ा है इन दिनों, तो एक रीजन है। और दूसरा बात है कि हमारी सरकार जो है उसका रेवेन्यू जो शॉर्टफॉल है उसको मेकअप करने के लिए बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो एक्साइज ड्यूटी भी ले रही है। और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एक क्वेश्चन और पूछेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक्साइज ड्यूटी ले रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या कुछ ले पा रही है या नहीं ले पा रही है? और ले पा रही है तो क्या ले पा रही है? पूजा बोलिए। सर यही पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाकर मतलब मतलब ऐसा। नहीं बढ़ा तो कैसे बढ़ा रही है? उसका तो कुछ लीगल फ्रेमवर्क होगा ना। ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है हम एक्साइज ड्यूटी लेंगे, तो एक्साइज ड्यूटी उसको लेने का हक है तो ले ली। तो रूल ऑफ लॉ है ना। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या लेगी उस पे? तो याद नहीं आ रहा, कुछ है। अच्छा शना, क्या क्या? सेस और लेगी क्या वो? फिर से बोलिए एक बार और, आवाज नहीं आया। सर हम बोले सेस लेगी क्या? सेस, अच्छा बात करेंगे। सेस। अच्छा आप समझ गए। हाँ। मीरा? सर वैट। वाट, वाट इज एग्जैक्ट आंसर। जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारें उस पर लेती है वाट। याद रखिएगा ये सब बात। सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज एम्पावर्ड, उसको पावर है कि वो एक्साइज ड्यूटी ले ले। तो स्टेट गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू कलेक्ट वैट, तो स्टेट गवर्नमेंट वैट ले लेती है। तो दोनों को ही पैसा का बहुत मुसीबत आया हुआ है, तो दोनों अपना एक्साइज ड्यूटी और वैट ये दोनों लगा के इसका दाम को बढ़ा रहे हैं। सेस, सेस जो है ये कौन बता रहा है व्हाट इज सेस? आकांक्षा? सर कोई स्पेसिफिक काम के लिए जो रहते हैं उसको सेस बोलते हैं। कुछ मिसिंग भी है, ठीक बोली है, बट समथिंग इज मिसिंग। पूजा? सर वही टैक्स ऑन टैक्स जो लिया जाता है। हाँ, टैक्स ऑन टैक्स फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। टैक्स पर टैक्स ले रहे हैं, दिस फॉर स्पेसिफिक पर्पस, दिस इज सेस। तो सेस जो है वो एक कंपोनेंट है जरूर, लेकिन ये स्पेसिफिक सेंट्रल या स्टेट का नहीं बोल सकते, वो तो जो गवर्नमेंट ले, अभी हम बात करेंगे उस पर। तो एक्साइज ड्यूटी और वैट बड़ा रीजन है जो इसका दाम को बढ़ा रहा है। और इसके अलावे इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट और भी कुछ लेती है। क्या लेती है अब बताइए? ममता बोलिए। सर कस्टम ड्यूटी का भी तो लेती है वो। इस केस में पता नहीं कस्टम ड्यूटी इन्वॉल्व्ड है कि नहीं है, इस पर्टिकुलर केस में नहीं बोल सकते। हो सकता है होगा, नहीं बोल सकते, अभी हमको इस बारे में आइडिया नहीं है। इसमें सेस भी गवर्नमेंट लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस पर सेस भी कुछ कुछ लेती है। हम लोग एक बार देख लेते हैं, पहले देख ले कि हालत क्या है। हालत बहुत बुरा है, पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत गुस्सा आएगा कि कुल मिलाकर के टैक्स और ड्यूटीज मिलाकर के 63% हो जाता है। मतलब अगर 90 रुपया का अगर मिलता है अगर पेट्रोल, तो करीब करीब 60 रुपया आप सरकार को दे रहे हैं। ओनली ओनली 30 उसका दाम होना चाहिए था। तो ये काफी मतलब हैवी चार्ज हो रहा है। हाँ, इसके अलावा सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लेती है, और यही वो सेस वाला पार्ट हो गया, ये स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। तो ये जो हो गया ये वो अलग से भी लेती है। तो ये बताइए
कि क्या हर सामान पे ऐसे ही टैक्स लगता है? हाथ उठाइएगा। हर सामान पे, अभी तो हम लोग पेट्रोल की बात कर लिए, क्या हर सामान पे का दाम इसी कारण से बढ़ रहा है कि वैट और एक्साइज ड्यूटी सरकार लगा दे रही है? कोई भी सामान खरीदो, मोबाइल खरीदे तो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वैट, दाम बढ़ गया, क्या ऐसा है? क्वेश्चन बहुत आसान आसान पूछ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी सामान में, जैसे एग्जांपल दिए मोबाइल फोन का, इसका भी दाम क्या इसीलिए कुछ भी होता है एक्स्ट्रा, दैट इज ड्यू टू एक्साइज ड्यूटी एंड वैट? तो एक हाथ उठा, और चलिए मीरा से पूछता है। मीरा। सर सर सेंट्रल CGST लेती है और स्टेट SGST। पूजा क्या बोल रही है? पेट्रोल हाँ सर, उससे तो बढ़ता ही है किससे? सर, दोनों मतलब जो सेंट्रल लेती है और स्टेट जो लेती है टैक्स। सेंटर का एक्साइज ड्यूटी और स्टेट का वैट। यस सर। हाँ अच्छा, ये मीरा सही है। एक्साइज ड्यूटी और वैट अब नहीं लगता है, ये अब अंतिम चरण में है। कुछ सामान ऐसे हैं जिसमें एक्साइज ड्यूटी और वैट लग रहा है। इट इज नाउअडेज वैलिड फॉर पेट्रोल डीजल ओनली। बाकी सामानों में अब जीएसटी लगता है, यूनिफाइड। मोबाइल फोन कर देंगे तो एक लगेगा जीएसटी, दैट कंसिस्ट ऑफ CGST एंड SGST, एंड नो एक्साइज ड्यूटी, नो वैट। तो इसीलिए तो जीएसटी लाया गया कि वो नहीं हो सके। तो लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इसको जीएसटी को लागू नहीं किया गया है, क्योंकि स्टेट विरोध कर रहे थे कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो ये मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स को अगर देखा जाए तो मतलब टैक्स कलेक्ट करने के लिए ये एक रास्ता है पेट्रोल डीजल, जहां पर कि वो वैट लगा करके अपने लिए अपना मर्जी से कलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो बाकी तो फिर मिलजुल के करते हैं। ममता कुछ बोल रही है क्या? सर ये अल्कोहल भी तो है ना सर? अरे तो मेरा क्वेश्चन को क्यों खत्म कर रहा है? अब तो बता ही दिया, अभी मेरा क्वेश्चन होने ही वाला था। सर आप बोले ओनली अभी पेट्रोल है इसीलिए हम बोले। अरे तो हम अभी पूछते ना, बात तो खत्म तो हो जाने देती, अभी तो हम बोल ही रहे थे। अच्छा खैर, जो हो गया हो गया। तो ये जो है, इसके अलावे इससे बाहर अल्कोहल भी है। तो अब हम क्वेश्चन बना ही ले रहे हैं, तो अल्कोहल में फिर अल्कोहल जो है दारू, ये दारू का दाम जो है कैसे बढ़ता है बताइए? क्या इस पर भी एक्साइज ड्यूटी और वैट से इसका दाम बढ़ जाता है, या फिर जीएसटी से बढ़ जाता है? पीने वाला दारू का बात कर रहा है, अल्कोहल मतलब बाकी कुछ नहीं। सना। सर दारू किसमें हमको लगता है कि सिर्फ स्टेट का वैट होता होगा, स्टेट पे डिपेंड होता होगा, मतलब वैट लगता होगा क्योंकि एक्साइज, बिहार में बंद है। उससे क्या होता है? नहीं, हमको ऐसा लगता है स्टेट। मतलब आपको लगता है कि स्टेट का वैट लगता होगा, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता होगा? हाँ ठीक। पूजा। सर दोनों लगता है, बस गेस कर रहे। अच्छा मीरा। सर पीने वाला दारू में वैट और एक्साइज दोनों लगता है। ममता। सर ये वैट लगता है और जो मतलब ये वैट ही लगता है। देखिए, इसमें एक्साइज ड्यूटी लगता है,
पीने वाला दारू में एक्साइज ड्यूटी लगता है, ये एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट लेती है, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। पीने वाला दारू में एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में नहीं होता। ये अल्कोहल, पीने वाला जो अल्कोहल है, एक्साइज ड्यूटी लगता है इसमें, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट लेती है, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। ये जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश पेट्रोलियम, ये लोग मिल करके अभी केजी बेसिन, किसी को पता है केजी बेसिन क्या है? केजी, व्हाट इज केजी बेसिन? हाँ ममता बोलिए। सर ये कृष्णा गोदावरी बेसिन है, केजी हाँ, बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन है। यहाँ पर ऑफशोर एक्सप्लोरेशन होता है। ऑफशोर, ऑफशोर मतलब कि समुद्र के अंदर में ड्रिलिंग करते हैं और ड्रिलिंग करके वहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को निकालते हैं, तो गैस भी निकालते हैं। तो ये डीप वाटर, ये गैस प्रोजेक्ट है वहां पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश पेट्रोलियम वहां से प्रोडक्शन शुरू कर रही है और बहुत बड़ा मतलब बेसिन है ये। और यहाँ पर करीब करीब इंडिया का जो प्रोजेक्टेड डिमांड है 2023, और ये उसका 15% तक प्रोडक्शन यहाँ से होगा। केजी बेसिन का उस पर्टिकुलर जो लोकेशन है, जिसको बोल रहा है, लोकेशन को बताया नहीं ना, आर क्लस्टर, वहां से प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। अभी नेचुरल गैस जो है इंडिया के एनर्जी बास्केट में 6.2% उसका मतलब कंट्रीब्यूशन है। इसको बढ़ा करके 2030 तक 15% ले जाना चाह रहे हैं। तो आप लोग ये बताइए कि गैस का जो गैस का अगर हम एनर्जी बास्केट में अगर गैस का यूज बढ़ा देंगे तो क्या फायदा है? इस तरह से प्रोडक्शन जैसे हो रहा है तो क्या फायदा है उसका? अभी 6.2% है, ज्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा तो 15% हो जाएगा। तो सरकार बोल रही है हम बढ़ाएंगे। इसका मतलब कि अब जैसे बसेज जो होंगी वो फिर गैस से चलेंगी, या और भी जो भी हमारा घर में यूज होता है वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाया जाएगा। हम ममता क्या? सर हम लोग अभी अगर यहाँ पे होने लगे तो हम लोग जो बाहर की कंट्री से क्रूड मंगा रहे हैं इंपोर्ट, उससे भी कम करना पड़ेगा। चाहिए पूजा। सर हम भी यही बोल रहे थे। ठीक है, आतुफा कोई और भी बात है? सर मेरे को और भी बोलना है। सर क्लाइमेट चेंज में भी कंट्रीब्यूशन इसका, जैसे कि हम लोग दे पाएंगे। फ्यूल कंजम्पशन कम होगा तो कम पोल्यूशन होगा, तो क्लाइमेट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, ये पॉइंट था। अब दो ही पॉइंट है, एक तो है कि फॉरेन एक्सचेंज हमारा बचेगा, और दूसरा पॉइंट है कि दिस इज ग्रीन एनर्जी, यहाँ पर पोल्यूशन जो होता है कम होता है। तो आप अपना इंटरव्यू का प्रैक्टिस अभी करने का मत सोचिए यहाँ पे। आप लोग को पता होगा आज आरती का इंटरव्यू था बीपीएससी वाला, और कल ममता का है, और परसों हो गया स्वाति का। मतलब कल ये लोग का तीनों का कल फिनिश हो जाएगा। सर कल हो गया, कल हुआ था स्वाति का, आज हुआ आरती का, और कल आपका है। 3 दिन लगातार हम लोग का ग्रुप को दिया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक हम ये बताए थे आप लोगों को कि सरकार जो गैस का प्राइसिंग है उसके लिए एक नया नियम बनाई। पहले क्या था ना कि जितना दूर पाइप होगा डिस्टेंस, वैसे वैसे उसका प्राइसिंग वैसे डिसाइड होगा, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। अभी क्या है कि 300 किलोमीटर का एक क्लस्टर बनाई है कि अगर सोर्स से 300 किलोमीटर के अंदर में जो भी पॉइंट्स हैं उनका एक प्राइस, और उससे बाहर जो होगा उसका एक प्राइस। तो इससे भी गैस का यूज जो है डिस्टेंट एरिया में, वो चांसेस है कि वो बढ़ेगा।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, आगे बात करते हैं। आप लोग बता सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल में क्या मिलाया जा सकता है ताकि ताकि पेट्रोल का और डीजल का यूज कम हो और थोड़ा पोल्यूशन भी कम हो जाए। आरती। सर इथेनॉल। इथेनॉल बता सकती है कि इंडिया में कितना परमिसिबल लिमिट कितना है? सर मेरे ख्याल से 10 या 15%, हमको श्योर नहीं है सर। अच्छा, ममता। सर 15%। इसमें तो 10% लिख रहा है। 10% है अभी तक परमिसिबल, और सरकार बोल रही है इसको 20% कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये भी थोड़ा लेस पॉल्यूटिंग है, और दूसरा बात यह है कि इससे भी हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बचेगा। और इथेनॉल बनाएंगे कैसे? हाँ आरती। सर जो एक्सेस शुगर केन प्रोडक्शन होता है उससे बना सकते हैं। ठीक है, ममता कुछ और बोलना है? सर और वेजिटेबल्स का जैसे आलू का छिलका वो सब से भी तो बनता है। बन सकता है उससे भी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया और चाइना का जो ट्रेड रिलेशनशिप है, तो हमारा बताइए कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है या ट्रेड डिफिसिट है चाइना के साथ? बड़ा आसान क्वेश्चन था। एनीवे, आरती। डिफिसिट है। डिफिसिट ही है। ये भी क्या है कि कोविड के दौरान में हमारा जो है वो ट्रेड डिफिसिट कम हुआ है। ठीक, यानी कि हम कम इंपोर्ट जो है वो स्लो डाउन हुआ है और एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो हम डिफिसिट को पिछले 11 महीना में कम कर पाए हैं। अब क्या क्या वहां से मंगाते हैं और क्या वो हमसे खरीदते हैं, ये सब यूपीएससी में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सना कुछ बोल रही है। सर सरप्लस और डिफिसिट का मतलब क्या हुआ? सरप्लस और डिफिसिट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि आपसे हम कुछ क्लॉथ्स खरीद लिए, और आप मतलब 10,000 रुपये का, और आपको हम दे दिए, और आप मेरे से मेडिसिन खरीद लिए 11,000 का, तो आपका कम पैसा हुआ या ज्यादा हुआ? हम आपसे 10,000 खरीदे और आप मेरे से 11,000, मेरा कम हुआ। तो यू आर इन डिफिसिट। तो आपका ट्रेड डिफिसिट है। सर आवाज का बीच बीच में। अच्छा, आपका जो है ट्रेड डिफिसिट है और मेरा ट्रेड सरप्लस है। आप फिर कट गया आपका, हम फिर से बोल रहे हैं। आप एग्जांपल तो सुन ली थी। हम बोल रहे हैं कि इस केस में आपका ट्रेड डिफिसिट है, मेरा और आपका ट्रेड में आपका ट्रेड डिफिसिट है और मेरा ट्रेड सरप्लस है। क्लियर हो गया ना? अच्छा, आपका कनेक्शन का भी कुछ प्रॉब्लम हमको दिख रहा है यहाँ से। हाँ सर, वो बार-बार ये हो जा रहा है। अभी क्लियर बात हुआ? हट जाए। अभी बात हाँ क्लियर? अभी आवाज आ रही। क्लियर बात हुआ कि नहीं हुआ जो हम बोले? नहीं सर, सुन नहीं पाए। अच्छा, हम बोल दे रहे हैं। आप वो एग्जांपल तो सुन ली थी? हाँ सुन लिए थे सर। हाँ, तो आप बोली ना आपका कम हो गया, तो यू आर इन डिफिसिट। वो इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, आप डिफिसिट में है और हम सरप्लस में है। ओके सर, समझ गए। ठीक, तो चाइना और इंडिया में हम डिफिसिट में रहते हैं। आपको तो पता है हमारा हर सामान जो है वो घर का, वो लगभग चाइनीज इम्प्रिंट है। उस पर हम मोबाइल खरीदते हैं, चाइनीज है। हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक का जितना सामान खरीदते हैं ऑलमोस्ट वो चाइनीज ही होते हैं। टेलीविजन आप लेते हैं, अक्सर चाइनीज होता है। अगर आप वही बैकआउट नहीं कर रहे हैं तो आप घर में देख ही सकते हैं। इवन वो लाने गए थे एक बार, अरे वो
जिसको हम लोग बोलते हैं काटी खिला, वो ठोकने के लिए दीवार में, तो वो भी वो बोला कि चाइनीज काटी थे, तो वो चाइनीज लेकर के आना पड़ा, क्योंकि वो बहुत मजबूत है, वो टेढ़ा नहीं होता है। तो खैर वो बहुत हमारे लाइफ में घुसे हुए। खैर एनीवे, तो हम ज्यादा खरीदते हैं तो हमारा डिफिसिट है, बट स्टिल हम ये डिफिसिट को कम कर पाए, क्योंकि हम अपना एक्सपोर्ट को बढ़ा पाए हैं, इंपोर्ट को कम कर पाए हैं। बाकी यूपीएससी में तो पूछता है कि क्या मंगाते हैं क्या नहीं मंगाते हैं, तो यहाँ पे एक लिस्ट भी है कि क्या चाइना से हम क्या ज्यादा खरीदते हैं। इट इज इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट। और इसके अलावा हम ऑर्गेनिक केमिकल भी खरीदते हैं और फर्टिलाइजर भी खरीदते हैं। ये बड़े बड़े आइटम्स हैं। चाइना हमसे क्या खरीदता है? ऑर्गेनिक आयरन ओर खरीदता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स भी दूसरे केमिकल्स होंगे कुछ, आयरन ओर सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो वो हमसे खरीदता है। कॉटन, अनफिनिश्ड डायमंड, ये खराब बात है हमारे लिए। सारा का सारा जो हमारा दिख रहा है ना, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ये दिखा रहा है कि हम चाइना से पीछे हैं, क्योंकि उसका हम देखिए फिनिश्ड गुड खरीद रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर, हम क्या दे रहे हैं? आयरन ओर। स्टील नहीं बेच रहे, आयरन ओर बेच रहे हैं। खराब बात है। यानी हमारा रॉ मटेरियल बनाएगा वो। कॉटन, खराब बात है। कॉटन, हम कपड़ा नहीं बेच रहे हैं, कॉटन बेच रहे हैं। अनफिनिश्ड डायमंड, वो वहां से फिर फिनिशिंग करके उसको बेचेगा। तो ये खैर ये एनीवे हमारा अभी थोड़ा डिफिसिट जो है वो कम हुआ है। बाकी पढ़ के समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। इन्फ्लेशन के बारे में लिखा हुआ है, एमपीसी के बारे में लिखा हुआ है। शायद ये पिछला बार न्यूज आ चुका है, लेकिन कुछ नया होगा तो हम रखे हैं इसको। तो इन्फ्लेशन के बारे में ये न्यूज अच्छा न्यूज है। ये न्यूज आप पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो मेरे से बात कीजिएगा। आपको पता है कि इस बार एमपीसी, ये न्यूज कवर हो चुका है। एमपीसी जो है वो रेपो रेट को अनचेंज्ड रखी थी, उसका स्टांस अकोमोडेटिव है। पूछेंगे क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस अकोमोडेटिव स्टांस? आरबीआई का स्टांस जो अकोमोडेटिव है, व्हाट इट मीन्स? पूजा बोलिए। सर किसी भी तरह का चेंज नहीं कर रही है अभी। ना, आरती। सर इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मे बी। नहीं, भूल गई है। ममता। सर वो जरूरत पड़े तो और घटा सकती है। रेपो रेट फ्यूचर में कम होने का चांस है। दिस इज अकोमोडेटिव स्टांस। अगर वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, दैट इज न्यूट्रल, नॉट अकोमोडेटिव। और अगर वो बढ़ाएगी रेपो रेट को, दैट इज हॉकिश। तो ये अकोमोडेटिव स्टांस से बताते हैं हम, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं। खैर, तो आरबीआई का कुछ प्रोजेक्शन है कि आगे इन्फ्लेशन कैसा रहेगा, अगला क्वार्टर में कितना रहेगा, थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में कितना रहेगा, अगला साल कितना रहेगा। ये सारा का सारा बात इसमें लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें ये भी लिखा हुआ है, इसमें इस आर्टिकल को रखने के बारे में मेन रीजन कि इसमें रिटेल इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं। तो कैसे मेजर करते हैं, तो उसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको बोलते हैं, आपको पता है ये बात। तो इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है? खाने का सामान, फ्यूल, हाउसिंग, क्लोथिंग, हेल्थ, एजुकेशन, अम्यूजमेंट, ये सारे के सारे सामानों का दाम ऑन एवरेज बढ़ रहा है कि घट रहा है? अच्छा, तो कंपेयर कब से करेंगे? आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कब से कंपेयर करेंगे कि कब का मुकाबले बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये देखा जाता है कि ये सारे के सारे सामान का दाम बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो कब के मुकाबले, तो क्वेश्चन उठेगा ना, कब के मुकाबले बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो इंडेक्स बनाएंगे। जैसे अभी क्या है कि ये बोल रही है कि इन्फ्लेशन जो होगा वो सोचिए क्वार्टर 4 में, यानी अभी जिसमें है हम लोग 5.8% रहेगा। 5.8%। किस क्वार्टर में? जनवरी टू मार्च।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5.8% यानी अप रहेगा, सामान का दाम 5.8% बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा तो कब से बढ़ेगा, किस बेस, मतलब ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि 1 तारीख से बढ़ेगा या 10 को जो था उसके मुकाबले में 5.8% बढ़ जाएगा, कब कब? अच्छा, जो लोग नहीं आंसर कर रहे हैं तब सुनिए ही ध्यान से, ताकि अगला बार हम क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आंसर कर सके। मीरा 2011-12, आरती 2011-12, नो, ये सर आप 2012 ही होगा सर। 15-16 तो होलसेल का हुआ था ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स का हुआ था ना। बता रहे सर हमको भी बोल, हाँ बोलिए ना, हम तो मौका दे रहे हैं ना। सर ये 10-11 है। सुनिए, आप लोग सब लोग रॉन्ग जा रहे हैं। ये बेस ईयर इज समथिंग डिफरेंट। आप लोग बेस ईयर हमको बता रहे हैं। हम क्या पूछे ना क्वेश्चन, हम पूछे कि कब के मुकाबले बढ़ेगा 5.8%। दैट इज नॉट 10, उसके मुकाबले वो 50-60% हो जाएगा। इट इज कंपेयर्ड, ऑलवेज कंपेयर्ड विथ प्रीवियस ईयर। यानी कि ये 20 में अगर प्रोजेक्शन है, 21 में कि ये है रहेगा, अगर समझा दे रहे, समझ लीजिए, अगर पिछला साल, सोचिएगा थोड़ा, इसमें से कोई सामान उठाए, कौन सा सामान उठाते, फ्यूल। पिछला साल अगर हम फ्यूल को केवल ले, इसी को मान लीजिए कि ये दिस इज सीपीआई, तो अगर पिछला साल अगर फ्यूल का कीमत 100 रुपया था, तो इस साल 105 रुपी 880 पैसे होने वाला है। ये पिछला साल कब, जिस क्वार्टर का बात कर रहे हैं हम, बात करें जनवरी मार्च 2021, तो जनवरी मार्च क्वार्टर देखेंगे पिछले साल का। तो इन्फ्लेशन इज ऑलवेज कंपेयर्ड विथ प्रीवियस ईयर। जैसे जीडीपी को कंपेयर करते हैं, तो कैसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो बेस ईयर इज समथिंग डिफरेंट। बेस ईयर तो कैलकुलेशन के लिए ना होता है कि आप उसका प्राइसेज का जो ये है, मतलब वो प्रोडक्शन का, वो प्रोडक्शन के लिए होता है। ये जो होता है कंपेयर टू प्राइसेज ऑफ प्रीवियस ईयर। हाँ पूजा। सर तो इसमें तो एरर भी आएगा ना, क्या चीज? अगर जैसे किसी क्वार्टर में -23.8% था। नहीं, आप जीडीपी से कंपेयर मत कीजिए, आप एक्चुअली जीडीपी से कंफ्यूज कर रही है। जीडीपी इज डिफरेंट। जीडीपी में क्या है, जीडीपी में हम लोग सब लोग मिल के कितना कमाए, ये सब रख देंगे तो दैट इज जीडीपी। ये हो गया जीडीपी। तो हम कितना कमाए तो मॉनिटरी में नहीं, हम क्या होता है पहले स्वतः मॉनिटरी में नहीं, हम पहले देखते हैं कितने सामान हम प्रोड्यूस किए, कितने सर्विसेज प्रोड्यूस किए, इनटू प्राइसेज ऑफ ईच आइटम जो हम हमारे देश प्रोड्यूस कर दिया। तो प्राइसेज जब ईच आइटम, ईच पर्सन का, मतलब ये जो हम देखिए, हम लोग यहाँ पे जितने लोग हैं, आप लोग सोच लीजिए कि हम लोग साल भर तक यहीं पे रहेंगे, यहीं इसी जूम पे आप लोग सब कुछ काम करके कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ घर में कर रहे हैं प्रोड्यूस, और लास्ट में ला करके रख दिए ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। तो हम बोलेंगे कि इस क्लास का क्या प्रोडक्शन हुआ, तो सबका सामान का दाम से मल्टीप्लाई कर देंगे और निकाल देंगे कि वी ओन 10,000, दिस इज आवर जीडीपी। तो बात है कि दाम किस साल का, तो दैट इज ऑफ बेस ईयर। ये बेस ईयर का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि प्राइसेस तो फ्लक्चुएट करते हैं, तो फ्लक्चुएट करते हैं तो हम बोलेंगे चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि इस साल अगर बेस ईयर 2011 और 12 है तो ठीक है, वो 12 का प्राइस से मल्टीप्लाई चलो कर देते हैं। तो इस साल का से नहीं मल्टीप्लाई किए, हम मल्टीप्लाई किए उस साल से। फिर एक साल हम लोग रहे साथ में, 10,000 का हुआ। फिर अगला साल क्या हुआ, सोचिएगा आप, अगला साल क्या हुआ, फिर आप लोग सामान लेकर के आ गए सब के सब, हम फिर एक सामान का इकट्ठा किए, और इकट्ठा होने के बाद फिर उसको मल्टीप्लाई किए। तो अब तो दाम बढ़ गए होंगे ना, तो बढ़ा हुआ दाम से अगर बाई चांस इन्फ्लेशन तो बढ़ गया होगा, तो बढ़ा हुआ दाम से अगर मल्टीप्लाई करें तो ज्यादा हो जाएगा। नहीं, उसी दाम से कैलकुलेट करेंगे, ताकि पता चल सके कि एक्चुअली हम सामान में ज्यादा प्रोड्यूस किए या फिर खाली दाम खाली बढ़ गया है। तो ये तो जीडीपी का कॉन्सेप्ट हो गया। बट अब क्या है,
इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट है कि हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या खाते पीते हैं, हम लोग का एक घर चलाने के लिए जनरली हमको क्या क्या नेसेसिटीज है। तो नेसेसिटीज क्या है? आलू है, प्याज है, सब्जियां हैं, करीब 12 सब्जियों का नाम है उसमें, सीरियल्स है, मतलब ये खाने के आइटम जो है करीब 12 है, खाना ये प्याज और चावल की हुए सब। तो हम क्या किए, सरकार क्या की कि बोली ठीक है, हम लोग का एवरेज जो इंडियन है वो खाना खाता है, ठीक है, खाना खाता है। इसके अलावा क्या करता है, वो बच्चों का फी देता है। तो खाना खाता है तो फूड, बच्चों का फी देता है एजुकेशन, वो क्या करता है, वो फ्यूल में भी उसका खर्चा है, चलो फ्यूल का जोड़ देते हैं। ये सारे के सारे सामान जो है ये बास्केट में भर देते हैं। अब बास्केट में भरने के बाद, कब का बास्केट है ये बास्केट है जैन मार्च 2020 का, पिछले मतलब अब पिछले साल का। तो बास्केट में देख लिए और देखने के बाद बोले कि इंडियन को कितना पैसा खर्च करना पड़ा एक जीने के लिए, ऐसा कुछ, मतलब इन्फ्लेशन का अगर बात कर रहे हैं तो उसको पता चला कि अरे ये जो लोग जो हैं एक एवरेज इस क्वार्टर में 100 रुपया खर्च किया। हम जनरल सा 100 ले रहे हैं क्योंकि आपको पता है, क्योंकि हमको कैलकुलेशन आसान होगा, 100 रुपया। अब क्या है, इस साल सरकार क्या करेगी, वही सामान को फिर एक दूसरा बास्केट में रखेगी, वही सामान को। अब बोलेगी देखते हैं अब इस साल कितना सामान है, सामान का क्या कीमत है। तो पता चला कि 105.80 हो गया। तो पता चला अच्छा दाम बढ़ गया, पिछले साल जो सामान 100 में मिल जाता था वो सामान आजकल 105 में मिल रहा है। ओके, इन्फ्लेशन इज 105.80। तो ये क्या है, दिस इज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि बास्केट में वो सामान रखे हैं जो एवरेज कंज्यूमर की जरूरत पड़ता है। ठीक, अब क्या होगा कि नहीं बोलेंगे कि अरे ये तो कंज्यूमर का प्राइस है, होलसेल में क्या पड़ रहा है, जो मतलब जो बड़े बड़े ट्रेडर को क्या पड़ रहा है। तो बड़े ट्रेडर को क्या पड़ रहा है, अब इसमें तो ब्यूटी पार्लर का और नाई का भी इसमें खर्चा इसमें जुड़ा हुआ है इस बास्केट में। उसका बास्केट में वो सब नहीं डालते, सर्विसेज को नहीं डालते, उसमें सामान डालते हैं, सामान बदल जाते हैं, खाने का आइटम नहीं रहता है, या उसका एवरेज कम होता है और दूसरे आइटम्स होते हैं, तो फिर उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। उसका भी इन्फ्लेशन इज ऑलवेज मेजर्ड कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर। अब बात देखिए, अब कुछ हम बात पे आ गए हैं तो इसको क्लैरिफाई करना जरूरी है। तो फिर जीडीपी, अब जीडीपी में आपको, आप लोग मेरे बात से कंफ्यूज होंगे कि आप लोग सोचेंगे कि ये हमेशा फिर 11-12 से किया जाएगा। दिस इज ओनली फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस। देखिए हम यहाँ पे जब जीडीपी बनाए थे तो एक बास्केट हम लोग एक साल में इकट्ठा किए थे और हम लोग को पता चला कि 10,000 रुपया हम लोग कमाए। अगला दिन बास्केट में कंपेयर किए और उसका प्राइस तो वही वाला 11-12 से मल्टीप्लाई किए और पता क्या चला कि अरे इस बार तो हम लोग 9,000 ही कमा पाए हैं। तो हम बोलेगे अरे इकोनॉमी तो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। कॉन्ट्रैक्ट किया, कितना कॉन्ट्रैक्ट किया, हमारा इकोनॉमी 10% कॉन्ट्रैक्ट कर गया। 10% क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया, अब आप लोग बताइए। कंपैरिजन पीरियड क्या है, कंपैरिजन, व्हाट इज द कंपैरिजन पीरियड? ना क्या क्या आवाज नहीं। प्रीवियस ईयर से ना। हाँ, कंपैरिजन पीरियड तो प्रीवियस ईयर है, क्योंकि पिछला साल हम लोग 10,000 कमाए थे, इस साल हम लोग 9,000 कमा रहे हैं। तो इस साल तो ये 11-12 इज ओनली फॉर कैलकुलेटिंग कितना हम लोग को आया, लेकिन कंपैरिजन तो पिछले साल से ही होता है। तो जीडीपी हो, कंपैरिजन पिछले साल से होता है, इन्फ्लेशन हो, कंपैरिजन पिछले साल से ही होता है। अब मेरा बात क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये कंपैरिजन जो होता है जब क्वार्टरली, थोड़ा समझिएगा बात, और क्वेश्चन का भी आंसर अभी आप लोगों से चाहिए। सोचिए कि ये एक ईयर है, दिस इज 1 ईयर, और ये अगला साल है, और ये क्या है, महीना नहीं है, क्वार्टर है, क्वार्टर। बात ये है कि अगर इसका इस क्वार्टर का इन्फ्लेशन माप रहे हैं तो इस क्वार्टर से कंपैरिजन करते हैं। सोचिए कि इस क्वार्टर से का इन्फ्लेशन को मेजर कर रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसके ठीक प्रीवियस क्वार्टर से क्यों नहीं करते, पिछले साल का उसी क्वार्टर से क्यों करते हैं। मतलब कि जनवरी टू मार्च का कंपैरिजन अक्टूबर टू दिसंबर वाले से क्यों नहीं करते, वो पिछला साल का क्यों जनवरी टू मार्च से कंपेयर करते हैं। ऐसा क्या है कि उसका कंपैरिजन जो है चेंज कर दे, मतलब वो पिछला ही साल से होगा, पिछला क्वार्टर से क्यों नहीं होगा। बोलिए ममता, बोलिए। अच्छा रुकिए, ममता रुक जाइए, पूजा।
सर इसमें तो बहुत सारा फैक्टर्स भी होगा ना सर, क्योंकि हमारा इकोनॉमी एग्रीकल्चर भी आता है तो उसका भी एक टाइम होता है, फिर गवर्नमेंट का भी स्कीम्स वगैरह मतलब बजट जो पेश करते हैं उसका भी तो एक टाइम होता है, तो सर उसकी वजह से शायद कोई इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, देखते हैं ममता क्या बोलती है। आप पार्सली ट्रुथ है आप में, लेकिन कंप्लीट नहीं हाँ बोल सकते। सर, वो एक तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गया और फिर सप्लाई एंड डिमांड का भी वो रोल प्ले करता है कि वो उस टाइप से भी इन्फ्लेशन, उस पे भी इफेक्ट पड़ता है, तो ये भी एक रीजन है। ठीक है, दोनों ठीक ही ठाक है। हम थोड़ा अपना इनपुट दे रहे हैं। देखिए, अब क्या है ना, हमारा बास्केट में क्या था? गेहूं था। तो हमारा बास्केट में अगर गेहूं था तो गेहूं जो था वो इस सीजन में, जनवरी मार्च का सीजन में, वो बम्पर क्रॉप होगा। तो बम्पर क्रॉप होगा तो हो सकता है कि ये हमारा व्हीट का जो प्राइसेज होगा वो पिछला साल डाउन था जनवरी टू मार्च में, तो इस साल भी डाउन रहेगा। हो ही सकता है उसके ठीक पहले महीना में गेहूं का दाम काफी बढ़ा हुआ था। तो अगर आप पिछला महीने से कंपेयर करेंगे तो सही बात नहीं पता चलेगा, क्योंकि सामान जो इसमें है उसके प्रोडक्शन कई सारे सीजनल होते हैं। तो वो सीजनल इफेक्ट जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा अगर आप एक साल पुराना और एक साल नया कंपेयर करेंगे। नहीं तो क्या होगा, जैसे हम बता रहे हैं कि पिछला, यहाँ पे अगर पिछला महीना से कंपेयर करेंगे तो पिछला महीना किसी चीज का दाम बढ़ा हुआ था, इस क्वार्टर में वो गिर गया दाम। क्यों? प्रोडक्शन इसी महीना होता है, तो जिस महीना में प्रोडक्शन होता है उसी महीने से कंपेयर करके पता करेंगे ना कि ये व्हीट का दाम एक्चुअली बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर हर साल दिसंबर में घट जाता है और वो पिछले साल के मुकाबले घट गया तो हम इसे नहीं बोलेंगे गेहूं का दाम गिर गया है। हम तो देखेंगे कि पिछले साल का मुकाबले कम हुआ कि नहीं। गेहूं का दाम पिछला क्वार्टर में था 20 रुपये पर केजी पिछला क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में हो गया 15। तो हम बोल रहे हैं अरे इन्फ्लेशन कम हो गया, लेकिन पिछले साल तो 10 रुपए में बिक रहा था। तो ये कंपैरिजन नहीं बता रहा है कि क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि जब फुल प्रोडक्शन में क्या हाल है, तो इसलिए उसको ईयर वाइज कंपेयर करते हैं। प्रोबेबली आप लोग समझ गए होंगे बात को। इकोनॉमिक्स इज अ बिट टफ, लेकिन कुछ उपाय है नहीं, आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िए सब चीज को। पूजा क्या बोल रही है? सर ये जो मतलब दिवाली और दुर्गा पूजा का भी जो टाइम होता है उसमें भी तो यस, इकोनॉमी ठीक है, आपका बूम बात कर रहा है। हम हाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कंजम्पशन भी जो है वो पर्टिकुलर सामान का, खास करके वो बास्केट में हो अगर, तो वो कंजम्पशन भी सीजनल हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सीजन में लोग ज्यादा कंज्यूम करते हो। जैसे क्लोथिंग्स, तो क्लोथिंग जो है शादी के सीजन में ज्यादा कंज्यूम हो जाएंगे। तो हाँ वो भी बात है, आपका वो बात हम सुने थे और वो एक्सेप्ट किए थे, बट बोले नहीं थे। हाँ आगे चलते हैं हम लोग। तो इन्फ्लेशन का बात कर लिए, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आता है ऐसा बात, या अभी नहीं आ रहा है? इन्फ्लेशन के क्या नुकसान है वो यहाँ पे दिया हुआ, पढ़ लीजिएगा। इन्फ्लेशन का नुकसान अब हम थोड़ा बता दें कि इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा नुकसान है कि जिन लोगों को फिक्स पैसा आता है, फिक्स जैसे पेंशन, तो पेंशन तो फिक्स होता है, तो पेंशन आता है और इन्फ्लेशन हो जाएगा तो उनका पैसा का वैल्यू इरोड कर जाएगा। 5000 मिल रहा था महीना में, काम चल जा रहा था, महंगाई इतना बढ़ गया कि अब वही सामान जो है वो 10,000 में मिलेगा। इन्फ्लेशन 100% है, तो इनका 5,000 किस काम का? तो ये जो वल्नरेबल लोग हैं इनको बहुत बहुत असर पड़ता है इन पे, और इसीलिए इसको कई बार बोलते हैं टैक्स ऑन पुअर। इन्फ्लेशन इज टैक्स ऑन पुअर। अब इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन, बता दे रहे हैं। कोर इन्फ्लेशन में क्या है कि सीजनल जो इफेक्ट के कारण जो दाम, मतलब ट्रांजिएंट इफेक्ट के कारण, कुछ सप्लाई ग्लट हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि कहीं पे कोई पाइपलाइन टूट गया, कुछ भी, कोई रास्ता ब्लॉक हो गया है और उस कारण से दाम बढ़ जाते हैं, तो हम लोग अगर उस इफेक्ट को हटा दें तब जो इन्फ्लेशन बचता है दैट इज कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन इस मामले में इंपॉर्टेंट है कि कोर इन्फ्लेशन अगर हाई है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन लंबा टाइम तक हाई रहेगा, क्योंकि फैक्टर टेम्पोररी नहीं है, फैक्टर जो है स्टेबल फैक्टर है जो दाम को बढ़ा रहे हैं। तो दिस इज कोर इन्फ्लेशन। अगर आप टेम्पोररी इफेक्ट को हटा दे दैट इज कोर इन्फ्लेशन। आगे बढ़ते हैं।
जो आरटीजीएस, चलिए हमको कोई बताइए आरटीजीएस जो होता है उसका मिनिमम अमाउंट कितना है जो आप ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू आरटीजीएस? हाँ ममता बोलिए। बोले हाँ सर, इसका लोअर लिमिट 2 लाख है और अपर कोई लिमिट नहीं। ठीक है, कोई आपको बता सकता है क्या आरटीजीएस का फुल फॉर्म? आरटीजीएस का फुल फॉर्म मीरा? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ठीक है, इट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, दैट इज करेक्ट। तो ये जो होता है, ये पहले जो होता था इसका टाइमिंग था सुबह 7 से लेकर के शाम को 6 या 7 बजे तक होता था, लेकिन अब आरबीआई जो है इसको राउंड द क्लॉक 24/7 कर दिया। तो दुनिया के बहुत कम ऐसे देश हैं जिसमें कि आरटीजीएस जैसा जो फैसिलिटी होता है वो 24/7 हो। तो ये इंडिया एक ऐसा कंट्री बन गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारी सरकार जैसे हम बताए कि कुछ बेचना चाह रही है, तो इसमें एक और भी चीज बेचने का है, दैट इज दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। सरकार जो है स्पेक्ट्रम को सेल करती है। स्पेक्ट्रम क्या है थोड़ा बोलेंगे तो 700, 800, 900 मेगाहर्ट्ज जिसको बोलते हैं सब गीगाहर्ट्ज बैंड्स, और 1800, 2100 ये मिड बैंड फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। तो इसको वो सेल करेगी। आज से 20 साल पहले इनको जो कंपनियां हैं ये स्पेक्ट्रम को खरीदी थी, मतलब उसको यूज करने का लाइसेंस ली थी। उनके में से कई कंपनियों का जो लाइसेंस अब खत्म हो रहा है, तो उनको अपना सर्विस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि वो स्पेक्ट्रम को खरीदे। तो स्पेक्ट्रम को बेच रही है। कितना स्पेक्ट्रम बेच रही है? दिस इज 2251 मेगाहर्ट्ज। इससे सरकार को कितना आ जाने का उम्मीद है? करीब ₹3.92 लाख करोड़ जो है वो सरकार सोच रही है कि इस बार हमको इतना पैसा मिल जाएगा। तो आप जब कभी मोबाइल खरीदते हैं तो देखिएगा उसमें फ्रीक्वेंसी लिखा होता है, इट विल रन ऑन फ्रीक्वेंसीज। तो इंडिया में देखिए, अगर आप सोचिए, आप एक बात समझिएगा कि आप अमेजन में जाते हैं, अमेजन इंटरनेशनल, amazon.com वर्ल्ड वाला साइट, और वहां से एक मोबाइल खरीदते हैं, सस्ता मिलता है, यहाँ पर आ भी जाता है, शिपिंग हो जाता है, और आप यहाँ पे सिम लगाते हैं और सिम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? सिम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि उसमें वो फ्रीक्वेंसी पर वो फोन रन करता है जो इंडिया में जिस फ्रीक्वेंसी पर हमारे टावर्स वो फ्रीक्वेंसी निकालते नहीं है। हमारे टावर्स वो फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं निकालते हैं? क्योंकि हमारे टावर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी खरीदे नहीं है सरकार से, ना सरकार बेची है। तो हमारे यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी 700, 800, 900 मेगाहर्ट्ज, 900 और 1800 आप ज्यादा सुने होंगे। ये जो है ये शुरू में ये फ्रीक्वेंसी रेंज बिका था। उसके बाद सरकार जो है 700, 800, 700 बेचने का कोशिश की, नहीं बिका ही नहीं, क्योंकि सरकार जो है काफी ज्यादा पैसा मांग रही थी। तो हम आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बोल दे रहे हैं, जितना फ्रीक्वेंसी कम होगा उतना डेटा दूर जाएगा। यानी कि अगर एक टावर है और एक टावर जो है वो टावर 700 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी को अगर वो निकाल रहा है, तो ये जो होगा अगर ये 20 किलोमीटर तक जाता है, तो अगर 1800 का होगा तो हो सकता है वो 10 किलोमीटर तक ही जाए। यानी कि लो फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो ज्यादा रेंज कवर करता है। तो इसका मतलब है कि लो फ्रीक्वेंसी अगर होगा तो टावर कम लगाने पड़ेंगे, तो कंपनियां ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी हो जाएंगी। लेकिन सरकार उसका चक्कर में कुछ ज्यादा ही पैसा मांग दी थी, इसलिए ये नहीं बिका था। तो नहीं बिकने का मतलब है रिसोर्स का बर्बादी। अगर वो बिक गया होता, यूज होता, क्योंकि वो ऐसा नहीं है ना कि वो रखेंगे तो थोड़ा सा और मैच्योर हो जाएगा, थोड़ा और दाम बढ़ जाएगा तो बेचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो पैसा मिला वो 16 से लेकर के 20 तक हमारी सरकार के पास होता, सरकार कुछ काम कर ली होती, उसका तो यूज नहीं हुआ, वो फ्रीक्वेंसी को कोई जनरेट किया नहीं, तो वो बेकार चला गया। तो अभी गवर्नमेंट बेचेगी
और ये सब फ्रिक्वेंसी रेंजेज हम लोग उस पर नजर रखेंगे। तो चलिए कोई हमको बताइए, व्हाट इज ओटीटी? व्हाट इज ओटीटी? ममता बोलिए। ममता, आरती। सर ओटीटी जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है। ठीक है, कोई भी ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो अपना नेट तो नहीं है उसका, वो सर्विस नेट नहीं देता, ना वो सिम देता है, लेकिन वो नेटवर्क का यूज करके आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। तो यस, अमेजन नेटफ्लिक्स तो है ही है, प्लस अगर आप किसी भी ऐप से कॉल करते हैं तो दैट इज ओटीटी। ऐप से व्हाट्सएप, डुओ, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, ऑल आर ओटीटी प्लेयर्स। तो ये जो है ओटीटी प्लेयर्स है, तो ओटीटी प्लेयर्स अगर काम करते हैं तो डेटा तो कंज्यूम होता है, तो इनका डेटा तो बिकता है कंपनियों का, लेकिन कहीं कहीं पे इनका डेटा कम भी हो जाए, मतलब इनको फायदा कम होता है, क्योंकि आप तब क्या करेंगे, इनका फैसिलिटी से कॉल नहीं करेंगे, आप व्हाट्सएप कॉल लगा देंगे, तो वो जो रेवेन्यू इनका मार खाता है। खैर, तो ये दोनों साइड में बातें हैं कि ओटीटी से इनको फायदा भी है, कहीं पे इनको नुकसान भी होता है। हमको ये बात बताइए, थोड़ा सोच के बताइएगा, हम अभी क्या, एक पीएम वाणी था ना, पीएम वाणी, पीएम वाणी में क्या होगा, हम जैसा बताया ना अनलाइसेंस्ड है, हम लोग ड्रीम आईएएस में क्या करेंगे, एक रेल टेल का एक ले लेंगे फाइबर, और हम इसको आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे और क्या करेंगे, आप इससे पे करेंगे और पे करने के बाद इसको यूज करेंगे वाईफाई को। ये लाइन क्या था, रेल टेल का फाइबर है। फाइबर है मतलब क्या है, ये तार आया हुआ है, इसमें कोई स्पेक्ट्रम नहीं है कि 900 मेगाहर्ट्ज, ये सब नहीं है, इसमें ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें लाइट्स आते हैं। हमको ये बताइए कि पीएम वाणी आ रहा है, इस तरह से जगह जगह पे वाईफाई इस तरह से लगेंगे, हमको के लिए बताइए कि पीएम वाणी अगर आ रहा है तो स्पेक्ट्रम का प्राइस बढ़ेगा या स्पेक्ट्रम का प्राइस कम होगा या स्पेक्ट्रम का प्राइस वही रहेगा? यानी कंपनियां स्पेक्ट्रम का ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी हो जाएंगी या कंपनियां स्पेक्ट्रम का पैसा कम देने के लिए रेडी होंगी, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता? आप लोगों को क्या लगता है? सना। सर हमको लगता है कम हो जाएगा। अच्छा, अभी हम हाँ ना नहीं बोल रहे हैं। ममता। ममता का माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है, हमको लगता है। आरती। सर हमको लगता है कि बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स है वो कोशिश करेंगे स्पेक्ट्रम खरीदने की और ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करने की, ताकि उनको बेनिफिट हो इससे। अच्छा, हम अब बोल रहे हैं, एक्चुअली हम जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें सना का आंसर सही है, अब आप रॉन्ग हो गई हैं। हम बोले थे ना, पहली बोल दी, इसीलिए कि ये बात आप कोई सोच सकता है कि ये क्या है, ये स्पेक्ट्रम नहीं है, एक वायर्ड है, वायर्ड। अगर वायर्ड टेलीफोनी जो है, अगर वायर्ड का अगर बात करें, अगर उससे लोग नेट यूज करने लगेंगे, इस तरह से वाईफाई घर में नहीं लगाएंगे, कहीं भी लगा हुआ होगा तो बोलेंगे अरे तुम दे दो ना, तो लोग जो है वो स्पेक्ट्रम वाला यूज करके मोबाइल फोन के थ्रू डेटा का यूज कम करेंगे और दाम कम हो जाएगा। ठीक, तो ये भी एक फैक्टर है कि पीएम वाणी में अगर भारत फाइबर का यूज करके या रेलटेल का यूज करके अगर ये पीएम वाणी में ज्यादा कंपोनेंट, अगर टेलीकॉम कंपनी को लगता है कि ये लोग वाईफाई मार्केट पे कब्जा, मतलब डेटा मार्केट पे कब्जा इनका हो जाएगा, तो फिर स्पेक्ट्रम का दाम ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन हाँ, अगर
कोई कंपनी अपना वाईफाई इस तरह से बनाती है कि उस स्पेक्ट्रम का यूज करके कहीं पर वाईफाई सेंटर बनाती है तो वो यूज कर पाएंगे। तो कंपनियां को ये बात सोचना पड़ेगा कि पीएम वानी का इनके ऊपर में नेगेटिव इफेक्ट होगा या फिर ये चैलेंज कर सकेंगी इस सेंस में कि वो थ्रू मतलब स्पेक्ट्रम का यूज करके ही कहीं पर इंटरनेट लाएंगी और इंटरनेट ला करके और क्या वो ये इस चीज को वो काम कर पाएंगे। लेकिन जहां तक बात है कि अगर फाइबर का बात करें तो फाइबर टेक्नोलॉजी से टक्कर लेने के लिए इनको फिर 5G का स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 4G में वो बैंडविड्थ नहीं है जिस बैंडविड्थ से वो टक्कर दे सके। तो ये एक इशू है कि पीएम वानी का क्या असर पड़ेगा। ये अमेरिका में ये काफी यूज होता है, इस तरह से जो वाईफाई जो पीएम वानी आने वाला है काफी यूज होता है। बाकी आप लोग पढ़िएगा। तो टेलीकॉम कंपनियां बोल रही है, अच्छा ये जो है सरकार स्पेक्ट्रम बेचने का बात तो कर दी, लेकिन सरकार ये भी बोल रही है कि हम लोग 5G भी बेचेंगे, 5G का स्पेक्ट्रम। तो 5G का स्पेक्ट्रम बेचेंगे, वो ज्यादा गीगाहर्ट्ज में है, 3000 मेगाहर्ट्ज के आसपास में है वो। अच्छा वो तो जब आएगा तो आएगा। तो ये जो है वो सरकार बोल रही है कि हम 5G का भी बेचेंगे। तो 5G का जब आप बेचेंगे तो किस रेट में बेचेंगे, कब बेचेंगे वो क्लियर नहीं है। तो कंपनियां अभी कंफ्यूज है कि 4G में पैसा लगा दे स्पेक्ट्रम में या फिर वेट कर ले, 5G के लिए पैसा बचा करके रखे। तो कंपनियां बोल रही है कि अरे वो जल्दी से बताओ कि कब बेचोगे, कितना प्राइस में बेचोगे, ताकि हम क्लियर हो ले कि 4G में हम लोगों को कितना पैसा लगाना है। तो ये टेलीकॉम कंपनी सरकार से मांग कर रही है। और एक और न्यूज था, उड़ गया क्या? नहीं ठीक है, ये है। ऐसा सुनने में आ रहा था ना कि जियो अपना 5G लॉन्च करेगा, जियो। तो अगर जियो अपना 5G लॉन्च करेगा तो एक इशू है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं होंगे। ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं होंगे तो हमारा इंडिया जो होगा उसका अपना एक इकोसिस्टम होगा 5G का। तो एयरटेल जो है वो इसके अगेंस्ट में बोल रहा है कि हम लोगों को ग्लोबल सिस्टम से काम करना चाहिए, अपना इकोसिस्टम जो होगा उससे हमको नुकसान होगा। वो एग्जांपल दे रहा है कि CDA में जो था इट वाज बेटर टेक्नोलॉजी कंपेयर टू GSM, लेकिन GSM का एक्सेप्टेबिलिटी इतना ज्यादा था कि CDA में बेटर टेक्नोलॉजी होने के बाद भी मर गया। तो इस तरह से अगर हमको ग्रो करना है तो दुनिया के साथ ही चलना पड़ेगा। आगे चलते हैं। एक न्यूज आया, हम इसको अब कवर कर देना चाह रहे हैं। हमको पता है टाइम ज्यादा हो रहा, बट हम चाह रहे हैं कि अब इसको कवर कर ही दे, क्योंकि ज्यादा न्यूज नहीं है, नहीं तो फिर थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन कल होना पड़ेगा। कर ही देते कवर। हुआ ये ना कि एप्पल का जो फैसिलिटी है, एक मिनट, कर्नाटक में एप्पल का जहां आईफोन बनता है, उस आईफोन 2 जगह पे बनता है वहां पर, वो हम बता रहे हैं। एक पुराना फैसिलिटी है और ये है पिन्या, बेंगलोर के पास में है, और एक नया फैसिलिटी पिछले साल शुरू हुआ है, इसका नाम है नरासपुरा। हुआ क्या ना कि यहाँ पर यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट लेवर्स थे, ये लेवर अटैक किए, मतलब यहाँ यहीं के लेवर अटैक किए और वहाँ पर कार वगैरह को तोड़ दिए और कुछ लोगों के साथ मारपीट किए और वहाँ से फोन जो एक्सपोर्ट के लिए रखा हुआ था उसको उठा लिए। तो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे प्रधानमंत्री इस घटना को क्रिटिसाइज किए इंस्टेंटली, और पीछे और साथ ही साथ तमिलनाडु गवर्नमेंट भी क्रिटिसाइज की। वहां पर 160 लोगों को तमिलनाडु गवर्नमेंट अरेस्ट कर ली।
जो कंपनी है, जो एंसिलरी है एक ही, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो बनाती है, विस्टर्न कंपनी है। विस्टर्न कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आईफोन बनाती है, ये कंपनी बोली कि हम लोगों को 400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है। और फिर प्रधानमंत्री जी ये भी बोले कि जल्दी से हम इंश्योर करेंगे कि मतलब ये घटना ऐसा नहीं हो, और इंश्योर करेंगे फैक्ट्री फिर से चालू हो जाए। लेकिन सरकार जो था, ये एकदम स्टार्ट होते ही दोनों सरकारें, राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकार भी, वो एक तरह से कंपनी के फेवर में स्टेटमेंट दी, लेकिन पासा जल्दी ही पलट गया। एप्पल इस कंपनी को, वेस्टर्न कंपनी को आगे काम देने से मना कर दिया कि आगे से इसको काम नहीं देंगे जब तक ये ठीक नहीं हो जाता है। अपना वो इंक्वायरी किया, और वेस्टर्न भी बाद में माफी मांगा कि हम लोगों का गलती है, हम लोग ओवर टाइम करवाए हैं लेबर से और इनको टाइम से पेमेंट नहीं दिए हैं। तो ये एक मुद्दा है कि हम इंडिया चाइना बनने का चक्कर में, कि चाइना में जो वहाँ लेबर से ज़्यादा काम कराते हैं, ज़्यादा देर लोग काम करते हैं, प्रोडक्शन काफ़ी होते हैं, चाइना काफ़ी आगे निकल गया है। तो उस चक्कर में हमारे लेबर लॉज को डाइल्यूट किया गया और एक्सप्लॉयटेशन है। और ये एप्पल की जो कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी है, ये भी एक्सप्लॉयटेशन की और ये सामने आ गया है। तो मतलब हम लोग डेवलपमेंट और ह्यूमन वेलफेयर, एक्सप्लॉयटेशन लेस सोसाइटी और इक्विटेबल सोसाइटी इस तरह से नहीं बना सकते कि केवल और केवल एक दौड़ में केवल और केवल बड़ी कंपनियों को फायदा हो जाए और जो लेबर ग्रुप है वो एक्सप्लॉइटेड रहे। अगर ऐसा होगा तो इस तरह के अनरेस्ट होते ही रहेंगे। पढ़ के समझ जाएंगे आप लोग। हम बता दिए कि मुद्दा क्या है, हम बता दिए यही मुद्दा है, और इसमें कंपनी माफी मांगी है। और हम ये भी बता दिए आप लोगों को कि सरकार हमारी जो है उसको लगा कि लेबर लोगों का ही गलती है। मतलब ये एक बहुत बड़ा एक समस्या है कि प्रॉब्लम को मतलब देखना नहीं, समझना नहीं। जैसे किसान आंदोलन में किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, तो ये भ्रमित मतलब जो कमजोर वर्ग है वो सब गलती उसी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो यूएस का जो नस्दाक स्टॉक एक्सचेंज है, ये नस्दाक स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां होंगी, जैसे यहाँ पे हमारा बीएसई और सेंसेक्स जैसे है, तो वो बोला है कि हमारे यहाँ पर जो कंपनियां लिस्टेड होंगी, उन कंपनियों को कंपनी का बोर्ड में एक फीमेल को कम से कम रखना होगा, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट। और कम से कम 1% जो होगा या तो रेशियल माइनॉरिटी ग्रुप का होगा या फिर LGBTQ कम्युनिटी का होगा। ये न्यूज है। तो क्या इंडिया में भी ऐसे नियम है? हाँ, इंडिया में ऐसे नियम है। हमारा जो ऑल पब्लिक कंपनी जो है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और जिनका कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है या एनुअल टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए जरूरी है कि वो कम से कम एक वुमेन को वो टॉप पोजीशन में रखें। ठीक है, तो और तो है बातें। तो आप लोग बता सकते हैं कि टॉप पोजीशन में ये जो विमेन को रखना है, इसका कंप्लाई करते हैं, कंपनियां करती हैं। जो सरकारी कंपनियां वो कम कंप्लाई करती हैं, तो प्राइवेट कंपनी ज्यादा कंप्लाई करती है। आप लोग को पता है क्या इंडिया में क्या हो जाता होगा कि हाँ विमेन को रखना है, तो ये तो रखना है, तो क्या लोग कर देते होंगे? क्या टैलेंटेड विमेन को रास्ता खुलता होगा ज्यादा, या कुछ और ही कुछ हो जाता होगा रास्ता में? अच्छा, बाकी लोग को थोड़ा मौका देते हैं। अच्छा पूजा बोलिए, अगर नहीं बोल पाएगी तो हम हिंट देंगे। सर इनको नहीं मौका मिलता होगा क्योंकि इनके लिए मतलब जैसे मैटरनिटी लीव देना होगा और फिर मतलब और इनके तो लेकिन ये नियम है ना पूजा, तो इस नियम को कंपनियां कैसे फुलफिल करती होंगी? नहीं मालूम। अच्छा ममता बोलिए, हम फिर अगर शायद आपने गलत बोलेंगे तो आगे इन लोगों को मौका मिलेगा। अच्छा, आपका तो माइक्रोफोन का ही प्रॉब्लम है, तो हाथ उठा करके क्या है? अच्छा, हम एक हिंट दे रहे हैं। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ
सर ये सिर्फ खाना पूर्ति होता है, क्योंकि वो रियल टैलेंट तो नहीं, वो लोग सोचते खाना हैं पूर्ति कि करने के लिए क्या करते होंगे? जस्ट फॉर अ नेम बना देते हैं और फिर उसके बाद वो उसका रियल काम कोई और करता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, बाकी लोगों को हिंट दे रहे हैं कि आप लोग को पता है बिहार में तो ऐसे भी तो जो ये है ना, मतलब जो जो पंचायत वगैरह होते हैं उसमें 30% जो सीट है वो विमेन के लिए रिजर्व होते हैं। तो आपको पता है बिहार में होता क्या है कि वो रिजर्व सीट विमेन तो कैंडिडेट 50% है बिहार में। हाँ 50% है। हाँ अच्छा, ये लोग कोई बताएगा। हाँ पूजा। हाँ सर इसमें क्या है कि मतलब दिखाने के लिए तो मतलब फीमेल होती है, लेकिन मतलब उसके उसके मतलब ऊपर कोई ना कोई मेल ही होता है, या तो उसका हाँ पति होगा या फिर सना तो क्या वही उसके हाथ में पावर सारा रहता है। सना क्या बोल रही है? हम भी वही बोल रहे थे कि अपनी वाइफ को सब खड़ा कर देता है, और लेकिन हम जब बाद उधर में गए जब थे ना, जीत जब जाता है तो हस्बैंड इलेक्शन का टाइम था, तो वहां पर कोई भी फीमेल का अगर कैंडिडेट का फोटो है तो उसमें लिखा जरूर है कि नीचे में किसकी पत्नी है या क्या है। और एक्चुअली मीटिंग में भी वहां पे फीमेल्स नहीं जाती हैं, उसके हस्बैंड लोग ही जाते हैं। और यहाँ नीतीश कुमार एक टाइम में काफी टाइट हुए थे कि अगर एक रेगुलेशन आया था कि अगर उसके जगह में कोई मेल जाता है तो अरेस्ट हो जाएगा। तो खैर कोशिश तो सरकार करती ही है, बिहार सरकार इस मामले में। तो यही हाल यहाँ भी है कि वही रिलेटिव वगैरह को बैठा देते हैं ताकि हो जाए कि हाँ हम किया है। क्या ममता कुछ बोल रही है? नहीं सर, वो हाथ उसी के लिए दे। अच्छा ठीक है, आगे बात करते हैं। आपको याद होगा कि सरकार जो है वो मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए जो टेंडर निकलते हैं ना, सरकारी टेंडर जो निकलते हैं, उसके लिए वो एक नॉर्म बनाई थी। आप लोग याद दिला रहे हैं केवल कि क्लास 1 और क्लास 2 सप्लायर जो होंगे उन्हीं से 200 करोड़ से अगर ज्यादा का खरीदारी करना है तो उन्हीं से खरीदारी किया जाएगा सप्लायर। तो सप्लायर क्लास 1 कौन होंगे? जिनका जो कंपोनेंट होगा, जो इंडियन कंपोनेंट जो वो बेचते हैं, वो सप्लाई करते हैं, वो इंडियन कंपोनेंट 50% ज्यादा होना चाहिए उनके सामान में, तो उनको बोलेंगे क्लास 1 सप्लायर। इंडियन कंपोनेंट अगर 50% टू 20% है तो क्लास 2 सप्लायर। तो कोई भी सामान इनसे ही सरकार खरीद सकती है। सरकार ये नियम बनाई थी फॉर मेक इन इंडिया के लिए कि आप उन्हीं से खरीदिए जो इंडियन सामान सप्लाई करते हैं। उसका एक साइड इफेक्ट आया है, रेलवे लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को कि कुछ ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो ऐसे कोई सप्लायर नहीं है मार्केट में जो इंडियन कंपोनेंट के साथ सप्लाई कर सके। हम लोगों को कैंसर के ड्रग में और कुछ मेडिसिन में, लाइफ सेविंग मेडिसिन में प्रोक्योरमेंट में काफी मुश्किल आ रहा है, क्योंकि इंडियन माल सप्लाई करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर है, सप्लायर है, हमको मिल नहीं रहे हैं। तो हमको परमिशन दिया जाए कि हम दूसरा तरफ से भी प्रोक्योरमेंट कर सके। तो कोई भी नियम बनाया अगर जाएगा, सरकार अगर कोई भी नियम बनाती है और अगर उसके लिए वो सिस्टम नहीं रेडी करती, इकोसिस्टम जिसमें कि वो काम हो सके, तो इसका फेलियर होने का चांसेस काफी ज्यादा रहेगा। तो देखिए अब सरकार के अंदर से डिमांड आना शुरू हो गया कि हम लोगों को विदेशी कंपनियों का भी सामान खरीदने का अनुमति दिया जाए। अब लास्ट 2 न्यूज है। न्यूज ये है कि एक कंपनी है वो एक कांचीपुरम में एक बिल्डिंग को 3D प्रिंट कर दिया। बिल्डिंग, ठीक है, स्पेशल कंक्रीट मिक्सचर था। उस कंक्रीट मिक्सचर तो 3D प्रिंटिंग में होता क्या है हम थोड़ा बोल ही दे रहे हैं। क्या होता है ना, एक ड्राइंग होता है, वो ड्राइंग होता है, वो ड्राइंग इट इज एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर में वो ड्राइंग अगर होगा और प्रिंटर से कनेक्ट कर देंगे तो कंप्यूटर जब प्रिंट आप दबाएंगे तो प्रिंटर जो होगा उसके पास मटेरियल है कंक्रीट, वो कंक्रीट को लेयर बाय लेयर वो बना करके और वो बिल्डिंग रेडी कर देगा। तो एक कंप्लीट बिल्डिंग ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर ये बना है तमिलनाडु में बाय इंडिजिनसली डेवलप्ड कंक्रीट मिक्सचर एंड सम मैनुअल लेबर। कुछ लोग भी लगे, लेकिन ये बना है पूरा उसी से। तो और उसमें वही कंक्रीट मटेरियल है जो ऐसे जनरली लोग यूज करते हैं घर बनाने में। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है।
अभी 3D प्रिंटिंग के लिए 3D प्रिंटिंग कहाँ पे हो सकता है? कोई मेडिकल इक्विपमेंट बनाना है, हो सकता है, और जहाँ ज़्यादा यूज है, या फिर कोई टूल्स बनाने हैं, टूल्स को भी बनाया जा सकता है मेटल का यूज करके, प्लास्टिक का यूज करके, कई सारे हैं, इसमें आपको मिलेगा काफी कुछ। तो क्लोथिंग, टॉयज, ज्वेलरी, सर्किट बोर्ड्स बन सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स बन सकते हैं, इंजन पार्ट्स ऑफ लग्जरी व्हीकल्स, टरबाइन ब्लेड्स, ये सब कुछ बन सकते हैं। तो ये बन तो सकते हैं, क्या मटेरियल से? प्लास्टिक से बन सकते हैं, रेजिन, थर्मोप्लास्टिक, मेटल, फाइबर, सिरामिक, तो बन तो सकते हैं। तो क्या कोई कानून है? कानून नहीं है, सरकार का कोई रेगुलेशन नहीं है। तो सरकार बोल रही है कि हम बहुत जल्दी 3D प्रिंटिंग को रेगुलेट करने के लिए कानून लाएंगे। तो ये रहा हमारा, कंप्लीट होता है, पूरा सीट कंप्लीट हुआ। इस बार थोड़ा लंबा टाइम लगा हम लोगों को, ज्यादा न्यूज था, तो बता ही दिए। हम लोग ट्यूसडे को होगा, टेस्ट होगा। किसी को कुछ पूछना है? सर आरटीजीएस एक बार बता दीजिए। आप लोग जब मनी ट्रांसफर करते हैं, तो मनी ट्रांसफर करते हैं तो आजकल तो यूपीआई से ही करते हैं, तो यूपीआई ज्यादातर लोग करते होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए आपसे डायरेक्ट बात करते हैं। ये आप मनी ट्रांसफर करती हैं? नो सर। सामान खरीदती है फ्लिपकार्ट, अमेजन? यस सर। फिर कैसे पे करती है? सर कैश ओनली। अच्छा, कैश ओनली, ओके, ठीक है। अगर आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, सोचिए हमको यहाँ पैसा ट्रांसफर कर रही हैं, पैसा ट्रांसफर कर रही हैं, तो कई सारे रास्ते, यूपीआई एक रास्ता है, लेकिन यूपीआई में नहीं जा रहे हैं। एक रास्ता ये है कि आप NEFT कर दीजिए। तो NEFT अगर करना होगा तो मेरा बैंक डिटेल आपके पास होना चाहिए, मेरा अकाउंट नंबर, मेरा नाम, और मेरा बैंक का IFSC कोड। ये कोड अगर रहेगा तो आप बेनिफिशियरी ऐड करेंगी, ऐड करने के बाद आप उसको ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर जब पे करेंगी तो वो पूछेगा आपका बैंक कि थ्रू विच मोड यू आर पेइंग, तो उसमें इस तरह से बना रहता है, एक रेडियो बटन रहता है, रेडियो बटन बोलते हैं, बता रहे क्या NEFT यहाँ पे लिखा ही हुआ है, रेडियो बटन, और एक रेडियो बटन रहेगा, उसमें रहेगा IMPS। तो आप रेडियो बटन में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा, तो इसका मतलब आप NEFT के थ्रू पेमेंट कर रही हैं। तो NEFT क्या है? NEFT एक फैसिलिटी बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिससे कि पैसा ट्रांसफर हो सके। तो आप हमको सोचिए, आप 1000 ट्रांसफर कर रही हैं, तो ये पैसा जो होगा थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब उसका सिस्टम से वो हमको ट्रांसफर हो जाएगा। आप जैसे ट्रांसफर करेंगी, आप फोन करके बोलेंगी कि सर पैसा हम भेजे, मिल गया? हम बोलेंगे नहीं, पैसा तो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये 30 मिनट्स का इसमें सेटलमेंट होता है, यानी कि वो RBI हर 30 मिनट्स में एक बार पैसा को ट्रांसफर करती है, यानी RBI को मिल गया पैसा, अब 30 मिनट्स बाद वो हमको दे देगी। तो ये थोड़ा डिफर्ड पेमेंट है, थोड़ा सा रुक करके जाता है, ये बैच सेटलमेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या है, एक रास्ता आपके पास ये था, दूसरा रास्ता था IMPS अगर क्लिक करेंगी तो भी पैसा जाएगा। पैसा करने का तो फोन करके पूछेंगी कि क्या पैसा मिल गया? बोलेगा हाँ मिल गया, इंस्टेंट ट्रांसफर है, बट इट इज नॉट डन बाई RBI, इट इज डन बाई, आप लोग में से कोई बताइए कौन करता है इसको कौन मैनेज करता है? बोलिए ममता, बोलिए। सर NFS नेशनल फाइनेंशियल स्टेट। हमको भी मेमोरी से गैप कराएगी, नॉकआउट हो जाएगा हमारे दिमाग से, बहुत सोच के सर NT क्या नाम था? मेरा भी गया। नेशनल, सर NPCI, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है, ये बॉडी है, ये बॉडी IMPS को मैनेज करती है, RBI इसमें नहीं है, NPCI है, NPCI मैनेज करती है। UPI को भी NPCI ही मैनेज करती है। ये सब अब तो टॉपिक हम क्लास जैसे शुरू होगा, ये सब टॉपिक शुरू हो जाएगा, तो करंट में तो आ ही रहा है, लेकिन ये काफी डिटेल में हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। हम जैसे क्लास शुरू होगा, यही टॉपिक मेरे ख्याल से सबसे पहले शुरू होने वाला है।
अच्छा खैर, तो ये जो होगा ये मैनेज करती है IMPS को NPCI। लेकिन खैर आप अगर किसी को मोर देन 2 लाख अगर ट्रांसफर करना चाहती है तो क्या होगा, 2 लाख और मोर, तो आपको IMPS का रास्ता अब नहीं मिलेगा, आपको 2 ही रास्ते मिलेगा। एक मिलेगा RTGS, तो आपको पूछा जाएगा फिर से RTGS और NEFT। आप NEFT करेंगी फिर वही बात, आप ट्रांसफर करेंगी, हाफ एन आवर के बाद में वो पैसा वहां चल जाएगा। RTGS में अगर करेंगी 2 लाख से ज्यादा तो ये पैसा जो होगा इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाएगा, इंस्टेंट, तुरंत। RTGS में मौका क्यों लगा, क्योंकि मिनिमम 2 लाख RTGS में ट्रांसफर होता है, 2 लाख से कम नहीं होता है। तो आपका जैसे अमाउंट हुआ तो वो आपका रास्ता खुल गया। पहले क्या था कि RTGS का जो सेटलमेंट जो ट्रांसफर होता था वो सुबह में उसका टाइम, अब हम थोड़ा सा मेमोरी से बोल रहे हैं जस्ट फॉर आइडिया, कि सुबह में जैसे 7 बजे शुरू होगा, शाम को 4 बजे या 5 बजे बंद हो जाता था। उसके बाद अब अगला दिन का वेट कीजिए RTGS करने के लिए। NEFT भी ऐसे ही था, NEFT भी वही शाम को 7 बजे तक होता था और उसके बाद अगला दिन वेट कीजिए। तो आप पैसा ट्रांसफर करना होगा तो कैसे करेंगे रात में, तो आपके पास एक ही रास्ता था, दैट इज IMPS। एक ही रास्ता था IMPS रात में करने के लिए। लेकिन आपको तो करना है 4 लाख 5 लाख, तो आपका IMPS तो उससे तो होता नहीं। यानी कि आप अगर बिजनेस पर्सन है और आपको ट्रांजेक्शन करना है रात के टाइम में या छुट्टी के दिनों में, तो वो नहीं हो सकता था। तो पहले RBI क्या की, NEFT को खोल दी, यानी NEFT 24/7 हो गया। 2 लाख से कम का अमाउंट है तो आप 24 घंटा कीजिए ट्रांसफर। अभी सरकार RBI दिसंबर महीने से RTGS को भी 24/7 कर दी, यानी कि अब आपका बड़ा अमाउंट भी है तो पहले आप नहीं कर सकते ट्रांसफर। IMPS क्या है, IMPS का एक लिमिट है, 2 लाख रुपए ही मतलब मैक्सिमम लिमिट है, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकती। लेकिन अब RTGS जो है इसमें ये पूरा खुल गया। तो both are managed by NEFT and RTGS, are both are managed by RBI, and IMPS is managed by NPCI. NPCI is a private company, not government। इसमें गवर्नमेंट नहीं है NPCI में, हालांकि सरकार प्रचार करती है, लोग बोलते हैं क्यों प्रचार करते हैं, लेकिन नेशनल लगा हुआ है, बट इट इज नॉट गवर्नमेंट। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? अतुफा, क्या क्लियर है बात? हाँ सर, क्लियर। हाँ, किसी को और कुछ पूछना है? प्रोबेबली नो। तो ठीक है, आप लोग कल रेस्ट कीजिए, लेकिन पढ़ते पढ़ते कीजिएगा, काफी बड़ा है, काफी पढ़ना पड़ेगा। परसों टेस्ट है, टेस्ट दीजिए ताकि इम्प्रूवमेंट होता रहे। और न्यूज को थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िए। आप लोग को मतलब थोड़ा याद रखने के लिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि ऑनलाइन इफेक्ट हो, हम नहीं बोल सकते कि क्यों, मतलब मेमोरी लैप्स कर रहा है, नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन का एक अपना ही प्रॉब्लम है, वो भी रीजन हो सकता है। लेकिन अगर वो रीजन आप लोग को डिटेक्ट करना है और अगर नहीं है, कुछ और डिस्ट्रैक्शन है, तो उसको हटाइए। तो क्लोज करते हैं क्लास फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.